कैन वी गेट स्टार्टेड? कैन वी स्टार्ट विद ऐसे 220? चलिए एवरीवन, आई वांट योर 100% अटेंशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ढंग से सुनिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 220 बिल्ड करना पड़ेगा, ये एक मजेदार स्टैंडर्ड है। सुनिए, SA 220। लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन। मान लो एक कंपनी है, लेट्स से लिस्टेड कंपनी बेस्ड आउट ऑफ पुणे, अब सर इस कंपनी के लिए ऑडिटर उन्होंने अपॉइंट किया, लेट्स से EY पुणे। EY पुणे को उन्होंने एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया, EY PW कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब EY के अंदर देयर विल बी अ टीम ऑफ पीपल, देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज एंगेजमेंट पार्टनर। क्या होगा? एंगेजमेंट पार्टनर। उसके नीचे आपके पास में एसोसिएट डायरेक्टर हो सकता है, देयर कैन बी सीनियर मैनेजर्स, below that there can be managers, उसके below there can be associates, there can be article 1, article 2, एक जमाना था जब article 3 भी होता था, फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अज्यूम कर लीजिए ये सब लोग मिलकर के एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने वाले हैं। कैन आई कॉल ऑल दीज पीपल कलेक्टिवली, कैन आई कॉल all these people collectively as engagement team, मतलब और people can be called as members, engagement team members। मतलब सुनिएगा, यू हैव अ एंगेजमेंट पार्टनर एंड साथ साथ में और बाकी लोग इन्वॉल्व रहेंगे जो लोग एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने वाले हैं। रिमेंबर लॉ बोलता है यू अपॉइंट फर्म एज द ऑडिटर नॉट द पार्टनर, you appoint firm as the auditor. So who is the auditor here? EY Pune. EY Pune को represent एक engagement partner कर सकता है। Let's call the partner as Mr. A. Let's call the partner as Mr. A. अब सबसे पहले मिस्टर ए के क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं आपको 220 का नाम क्या है वो सब बाद में बताऊंगा, छोड़ दो वो इंपॉर्टेंट नहीं, पूरा प्रोसेस सुनते जाओ। 220 का नाम आपको अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सर अगर एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करना है तो सबसे पहले जानना जरूरी है ये एंगेजमेंट पार्टनर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर हु इज द एंगेजमेंट पार्टनर? द वन हु हैज साइंड द एंगेजमेंट लेटर एंड द वन हु इज गोइंग टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। The one who has signed the engagement letter and the one who is going to sign the audit report. Can I call that partner as an engagement partner? Yes. Is he representing the firm in this case? Yes. Who is the auditor? Firm. Firm को represent कौन करेगा? Engagement partner. So question number 1, ये engagement partner का क्या responsibility है? सर याद करो, हमने एक नया क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, या अगर ये पुराना क्लाइंट है तो कंटिन्यू करना। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एक्सेप्टेंस, दूसरा वर्ड होता है कंटिन्यूएंस। मतलब सर अगर ये नया ऑडिट है, एक वर्ड होगा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। क्या वर्ड है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब लास्ट ईयर हमने ऑडिट नहीं किया है, इस साल हमको पहली बार अपॉइंट किया जा रहा है, तो हमने क्लाइंट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और अगर मान लो हम लास्ट ईयर भी ऑडिटर थे, इस साल भी हमें क्या करना है? कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चन ये आता है शुड आई कंटिन्यू और नॉट। मतलब एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उन्होंने प्रॉपर एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस एनालिसिस लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस एनालिसिस लगाना चाहिए। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? ये एंगेजमेंट पार्टनर का। सर कहना इसे कि एनालिसिस होना चाहिए, उसके बाद ही ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए। अरे उसके बाद ही ऑडिट क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट। और अगर मान लो मैं लास्ट ईयर ऑडिटर था तो ये एनालिसिस मुझे हेल्प करेगा कि मैंने कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ऐसा कुछ वर्ड ज्यादा रहेगा आपको, कहीं तो पढ़ाया था आपको मैंने, रिवाइज करवाएंगे, डोंट वरी। अभी के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एनालिसिस? एंगेजमेंट पार्टनर। व्हाट एनालिसिस सर? एक्सेप्टेंस करना है या नहीं करना है। अगर फर्स्ट ईयर एंगेजमेंट है तो क्वेश्चन आएगा एक्सेप्टेंस के बारे में। सर कैसे डिसाइड करोगे कि क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
कंपनी के मैनेजमेंट का रेपुटेशन कैसा है मार्केट में, कंपनी में ओनर्स कौन कौन हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब पैसा कहां कहां से आया है, कंपनी का लास्ट 5 साल का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। सुनिए, कंपनी सब बढ़िया रहेगा, तुम्हारे पास में कोई एनबीएफसी का ऑडिट करने का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, मतलब तुम्हारे पास में इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है कि नहीं, तुमने सोचना पड़ेगा डू आई हैव राइट सेट ऑफ पीपल जो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। ये सब सोच के आप डिसाइड करते हैं शुड आई एक्सेप्ट दिस क्लाइंट और नॉट। अभी के लिए देयर इज अ एनालिसिस कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस एनालिसिस। कौन लगाएगा ये? एंगेजमेंट पार्टनर। कौन लगाएगा ये? एंगेजमेंट पार्टनर। एक बात बताओ, आप लोगों ने कंपनी से पढ़ा है क्या? उसके अंदर इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट पढ़े हैं क्या? ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर 141 सबसेक्शन 3। याद आ रहा है क्या? तेरा बर्थडे कल था ना, आज गाली खा सकता है ना, सीधा बैठ। 141 सबसेक्शन 3। हैव यू हर्ड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर? हैव यू हर्ड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर? मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर को अप्लाई करते हैं या बाकी सबको भी अप्लाई करते हैं? याद है कि आपके इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, अरे इनडेटनेस का लिमिट था, गारंटी का लिमिट था, यू शुड नॉट होल्ड एनी शेयर इन द कंपनी। अरे याद आ रहा है क्या? ये पढ़े होंगे ना आपने, 141 सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। वो सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर को एप्लीकेबल है या सबको एप्लीकेबल है? डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर या ऑल? Who should be independent? The signing partner or all the people should be independent? लॉ का इंटरप्रिटेशन बोलता है ऑल द टीम मेंबर्स। आई एम नॉट सेइंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द फर्म, नहीं बोल रहा मैं, ऑल द पीपल वर्किंग इन द फर्म नहीं, ऑल द टीम मेंबर्स। इसीलिए वर्ड क्या बोला है? एंगेजमेंट टीम मेंबर। ये सबके सब क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब सुनिएगा मेरा बात, ये सब के सब इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये कौन इंश्योर करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर। मतलब हम एक्चुअली में पूरा डिस्कशन क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। ये डिसाइड करेगा क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड करेगा मेरी टीम में कौन कौन रहेगा, ये डिसाइड करेगा एंड साथ साथ में इंश्योर भी करेगा दैट ऑल माई टीम मेंबर्स शुड बी इंडिपेंडेंट एज वेल एज एथिकल। शुड बी इंडिपेंडेंट एज वेल एज एथिकल। ये इंडिपेंडेंस आएगा लॉ से, इंडिपेंडेंस आएगा लॉ से। एग्जांपल सुनो, 141 सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर, 144 प्रोहिबिटेड। कुछ ऐसे याद आ रहा है क्या? ये सबके सब सेक्शन किसके लिए बनाए हैं? टू सपोर्ट द वर्ड इंडिपेंडेंस। अरे इधर तो डिस्क्वालिफिकेशन बोला है। तुम अगर ऑडिटर है और तुमको 141 सबसेक्शन 3 में एक भी कंडीशन फुलफिल हो गया, विल यू बिकम अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन? विल यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस? यस। रोटेशन याद है क्या? 5 साल 10 साल, उसके बाद तुमको दूर रहना पड़ेगा, मतलब इनडायरेक्टली डिस्क्वालिफिकेशन ही हो गया। अरे रोटेशन क्यों बनाया था? इंडिपेंडेंस के लिए तो बनाया था भाई, वरना आप 25 साल तक सेम ही कंपनी को ऑडिट करते रहेंगे। Can I say these sections were prepared only and only to enhance independence of the auditor? Yes or no? So they are applicable not just for the signing partner, they are applicable for all the team members. They are applicable all the team members. ये होता है independence requirements. क्या होता है? Independence requirements. Now there are ethical requirements also. Now there are ethical requirements. Sir, have you heard the word integrity? Auditor should be honest. Objectivity याद आ रहा है क्या? प्रोफेशनल ड्यू केयर याद है क्या? प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए, वो सब क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स है ना? क्या ऑनेस्ट से पार्टनर होना चाहिए, बाकी लोग ऑनेस्ट नहीं होने चाहिए क्या? सबके सब होने चाहिए ना यार। मतलब सर सुनिए, एंगेजमेंट पार्टनर डिसाइड करेगा क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। अगर नया क्लाइंट है, पुराना क्लाइंट है तो डिसाइड करेगा कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है कि सारे टीम मेंबर्स क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए एंड एथिकल भी होने चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर डिसाइड करेगा कौन क्या एरिया चेक करने वाला है। फर्स्ट ईयर आर्टिकल को इन्वेंट्री चेक करने के लिए दे दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है कि नहीं है? तो कहना इसे जिधर ज्यादा रिस्क रहेगा ज्यादा एक्सपीरियंस टीम मेंबर को काम देना चाहिए। सो हु विल डिसाइड, हु विल चेक व्हाट? एंगेजमेंट पार्टनर। कहना इसे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसको दे रहे हो? एंगेजमेंट पार्टनर को दे रहे हो। ये सब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं पूरे ऑडिट में आपका काम करने का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए।
क्या बढ़िया होना चाहिए? ऑडिट का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। तो सर इट स्टार्ट्स विथ हमने ये क्लाइंट एक्सेप्ट ही करना है कि नहीं करना है, हमने ऑडिट के लिए क्या क्या टीम मेंबर को रखना है, हमने ऑडिट कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। सुनो, ऑडिटर को लगता है किसी एरिया में एक्सपर्ट को हायर करने का जरूरत है, किसी को हायर करने का जरूरत है, एक्सपर्ट को। तो कहना इसे ये डिसीजन भी कौन लेगा? एंगेजमेंट पार्टनर। जिधर मुझे लगता है मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए। नॉट हायरिंग एन एक्सपर्ट विल ऑल्सो इंपैक्ट माई ऑडिट क्वालिटी, not hiring an expert will also impact my audit quality. So should I say ये सब चीजें हम चाहते हैं ऑडिट के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमने क्या बना दिए हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटीज बना दी है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज बना दी है? एंगेजमेंट पार्टनर। किसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज बना दी है? एंगेजमेंट पार्टनर। मतलब इन सिंपल टर्म्स 220 में आपने एक ही बात बोली है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंगेजमेंट पार्टनर, उसकी बहुत सारी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। इतना समझ में आया क्या? क्या अगले पार्ट पे जाऊं? ये सब लिखवा के दूंगा आपको, डोंट वरी, किधर क्या लिखना है, कितना पार्ट लिखना है। आज पहले एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अब एक खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं, सुनने का ट्राई करना। ऑल द बेस्ट। सर सेम कंपनी है, ईवाई पुणे को अपने ऑडिटर अपॉइंट किया, मिस्टर ए इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट पार्टनर। देयर इज वन मोर पार्टनर, दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर और रिव्यूअर। क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर और रिव्यूअर मतलब ईवाई के पास में बॉम्बे ऑफिस भी है, दे हैव दिल्ली गुड़गांव ऑफिस ऑल्सो, दे हैव कैलकाटा ऑफिस ऑल्सो। उन्होंने क्या किया, लेट्स से बॉम्बे या गुड़गांव ऑफिस से एक सीनियर पार्टनर को पिक किया। लेट्स से पार्टनर इज मिस्टर बी, he is also partner of EY, he is also a partner of EY, but he is a senior partner। and उन्होंने बोला ये सीनियर पार्टनर को हम अपॉइंट करते हैं एज अ क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर, एज अ क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर। मतलब सुनिएगा, कंपनी सेम है, अभी भी उसी कंपनी का ऑडिटर है, मेन पार्टनर एंगेजमेंट पार्टनर कौन है? मिस्टर ए। हम बोल रहे हैं इस ऑडिट के अंदर बढ़िया क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए एक पार्टनर और अपॉइंट कर लो, उसको हम बोलते हैं क्यूआरपी, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, क्वालिटी रिव्यू पार्टनर। अलग अलग वर्ड्स है, हर फर्म अलग अलग चीज यूज करता है। तुम्हारे स्टैंडर्ड में आएगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। क्या वर्ड आएगा? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। बट जनरली वो होता पार्टनर है, वो होता क्या है? पार्टनर है। मतलब सुनिएगा वापस से, अज्यूम कर लीजिए बजाज फाइनेंस का ही ऑडिट रिपोर्ट साइन करना है, ईवाई पुणे के अंदर मिस्टर ए इज द साइनिंग पार्टनर। हमने बोला ईवाई के ही बॉम्बे ऑफिस से या गुड़गांव ऑफिस से एक सीनियर पार्टनर मिस्टर बी को भी इन्वॉल्व कर दो, बट ही विल बी कॉल्ड एज अ क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर हम? क्योंकि कभी कभी इन केस ऑफ रिस्की एंगेजमेंट्स, सुनिएगा, कभी कभी इन केस ऑफ रिस्की एंगेजमेंट्स देयर इज टू मच ओनली ऑन द शोल्डर्स ऑफ वन और टू पार्टनर्स। मतलब एक पार्टनर जो मेन साइन करने वाला है उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, तो हम चाहते हैं कभी कभी ऐसा ना हो कि वो पार्टनर थोड़ा बहुत मैकेनिकल अप्रोच के अंदर स्टक हो जाए और शायद हमारा ऑडिट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। क्या कॉम्प्रोमाइज हो जाए? ऑडिट क्वालिटी। इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ 4 eye चेक, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ 4 eye चेक। मतलब 2 eye इज योर मेन पार्टनर, इज योर मेन पार्टनर, वी आर इंक्लूडिंग वन मोर पार्टनर। ये इंसान एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, ये इंसान एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, ये इंसान क्या करेगा? पूरे ऑडिट में प्लानिंग बराबर कर रहे हैं क्या? गाइड करेगा। सर हम एग्जीक्यूशन बराबर कर रहे हैं क्या? थोड़ा रिव्यू करेगा। डॉक्यूमेंटेशन ठीक से कर रहे हैं क्या? चेक करेगा। डिस्कशन में इन्वॉल्व रहेगा, थोड़ा बहुत सजेशन देगा मेन पार्टनर को। आइडियली रिपोर्ट फाइनलाइज करेंगे, उसके पहले रिपोर्ट भी हम किसको दिखाएंगे? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को दिखाएंगे। इसको बताएंगे हम क्या मैटर की ऑडिट मैटर में लिखेंगे, क्या मैटर को ईओएम में लिखेंगे। हर लेवल पे डिस्कशन होते रहेगा विद अनदर पार्टनर दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर। क्या आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? This is applicable in case of listed companies. This is applicable in case of listed companies. ये requirement ये है, हमारे पास में एक separate partner होना चाहिए, reviewer होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? Quality control partner और reviewer। थोड़ा समझ में आया क्या? मेरे को डाउट है, प्लीज तुम ही हेल्प कर सकते हो। करोगे क्या हेल्प? मान लो ऐसा होता है, कैसा होता है सर? सर ऐसा होता है कि ये पार्टनर बोलना चाहता है
क्वालिफाइड ओपिनियन। ये पार्टनर बोलना चाहता है क्वालिफाइड ओपिनियन, एंड जो दूसरा पार्टनर है ये बोलना चाहता है क्लीन ओपिनियन। क्या बोलना चाहता है? क्लीन। मतलब देर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन, देर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन। एक क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर है, दूसरा आपका एंगेजमेंट पार्टनर है। एक को लगता है, वैसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओपिनियन डू वी हैव? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओपिनियन डू वी हैव? कंफर्म तो ही है ना? कौन कौन सा? मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन कंफर्म है ना? कौन कौन सा? क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। कौन सा मॉडिफिकेशन कब आएगा? एक टेबल में बताया था, परवेसिव वर्ड बताया था, याद है ना? पक्का? वेरी नाइस। अभी सुनो शांति से, वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। कुछ एक चीज तुमको बता दो ना जो तुमको आते तो तुमको अच्छा लगता है, थोड़ा तुम्हारा फील गुड फैक्टर के लिए तुमको ऐसा जानबूझ के सेम क्वेश्चन पूछता रहता हूं। एवरीवन सुनिए, सर एंगेजमेंट पार्टनर को लगता है आना चाहिए क्वालिफाइड ओपिनियन, बट द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बिलीव्स क्लीन ओपिनियन आना चाहिए। या मान लो इसको एडवर्स भी लग सकता है, वॉट एवर इट इज, बट देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन, देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन। क्या करोगे इस केस में? बताओ, तुम ही गाइडेंस दे सकते हो यार। बोलो क्या करना चाहिए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या चूज करोगे? क्वालिफाइड मतलब यू विल गो विद एंगेजमेंट पार्टनर और क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सर वी विल गो विद द एंगेजमेंट पार्टनर? ही इज द साइनिंग पार्टनर सर अल्टीमेटली। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सर दिस, आपने बोला था मोर सीनियर पार्टनर, बोला था आपने, ऐसा इज मोर एक्सपीरियंस, सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक वी शुड गो अहेड विद द क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर? डिपेंड्स इवेंट्स नहीं है। हाउ मेनी यू थिंक वी शुड गो विद क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर? कोई इज्जत ही नहीं है यार। उसके आगे लिखा क्वालिटी कंट्रोल, इतना अच्छा अच्छा वर्ड लिखा है, इतना बढ़िया डेजिग्नेशन दिया है आपको। चलो, ये वो इट डिपेंड्स वाला कौन पब्लिक है जरा बोलो? अच्छा, ये बहुत अच्छा है सर, अलग अलग रिपोर्ट दे देंगे। ऑडिट फर्म एक ही है, रिपोर्ट एक ही आएगा, अलग अलग रिपोर्ट नहीं आ सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? ऑडिटर एक है मतलब रिपोर्ट तो एक ही आएगा। तो बताओ फिर क्या रिपोर्ट देने का? तुम बोलो, तुम बोलो। मेरे को नहीं पता, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। टॉस कर लेना चाहिए ना? एक काम करो, जाने दो, तुमको मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, ये भी नहीं बताना चाहिए था। मैं आंसर नहीं बताता हूं, छोड़ दो, बहुत हो गया। तुम रिलायबल लोग ही नहीं, सुनते नहीं, बात ही नहीं सुनते मेरा तुम लोग। मैं बात ही नहीं कर रहा। सुनिए, चलो आपको आंसर दे देता हूं यार। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या बोलते हैं? सुनिएगा, अदर मैटर पैराग्राफ में लिखेंगे। अरे नहीं भाई, हम इधर रिपोर्ट डिसाइड नहीं कर, इतना ज्यादा एप्लीकेशन मत कर दो अपना नॉलेज। सुनो, स्टैंडर्ड बोलता है, तुम मेरे को बहुत मारने वाले हो, बट स्टैंडर्ड क्या बोलता है? स्टैंडर्ड बोलता है इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर एंड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, they have to resolve the differences, they have to follow the firm's methodology. Generally ऐसे circumstances में एज अ EY फर्म हम किस चीज को सपोर्ट करते हैं? whatever is normally the stand of firm should be agreed upon by both the partners and they have to resolve the difference, because एक फर्म के पार्टनर्स में इंटरनली डिफरेंस होना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फ्रॉम अ यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है अगर ऐसा हो भी जाए तो आपको अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा एंड एक कॉमन कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। जनरली जो भी फर्म के नॉर्मल पार्टनर्स का स्टैंड होता है इस सर्कमस्टेंसेस में वो आपने लेना चाहिए। मतलब कैन वी डू दिस? स्टैंडर्ड नहीं बोलता बट इंटरप्रिटेशन बोलता है कैन वी इन्वॉल्व अदर पार्टनर्स and see that in this situation normally as a EY, because I am just signing on behalf of the firm,
हु इज द ऑडिटर? ईवाई पुणे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हम लोगों ने एक शायद मे बी कुछ और पार्टनर से कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आप लोग क्या रेकमेंड करोगे? शुड वी गो विद द मॉडिफाइड ओपिनियन और शुड वी गो विद द अनमॉडिफाइड ओपिनियन? वॉट एवर इज देयर रिकमेंडेशन एज अ फर्म, हमारा वो डिसीजन होकर के रिपोर्ट में जाना चाहिए। मतलब डिफरेंसेस हो सकते हैं पर वो क्या करने चाहिए? रिजॉल्व करने चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? थोड़ा आपको बात समझ में आया क्या? मतलब सर हम पूरे 220 ऐसे में चाहते हैं हमारे ऑडिट का क्वालिटी क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? हमारे ऑडिट का क्वालिटी क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। ये एक इंगेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। देखो ना, मैंने शुरुआत ही किया, एक कंपनी का ऑडिट आप कर रहे हो। हम ये पूरे फर्म का क्वालिटी का बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक कंपनी का ऑडिट करते वक्त कैसे हम क्वालिटी को क्या रखेंगे? कंट्रोल में रखेंगे। उसके लिए जो ऐसे बना के दिया है, उस ऐसे का नाम क्या है? SA-220, क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग दी ऑडिट। क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग दी ऑडिट। थोड़ा बात समझ में आया क्या? पक्का? डू यू हैव एनी डाउट अराउंड दिस ऐसे? अभी तक जो बताया मैंने आपको, मैंने आपको एक बेसिक मीनिंग दिया कि भाई क्वालिटी कंट्रोल के लिए एंगेजमेंट पार्टनर के काफी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड देयर कैन बी अ सेपरेट पार्टनर कैन बी कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर। सिर्फ आपको एक बात बोल देता हूं, लिस्टेड कंपनीज में ये होता है 100%। एंड क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर ना फ्रॉम इनिशियल फेज ऑफ ऑडिट इन्वॉल्व होता है। मतलब लिटरली इनसे कंसल्ट किए बिना फाइनल रिपोर्ट पे साइन नहीं होता है। रादर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, हर फेज में ये पार्टनर इन्वॉल्व रहेगा। बस इनको अवेयरनेस रहेगी। ये कुछ कंसल्टेशन जैसे रिकमेंडेशन वगैरह दे सकते हैं बट ये आपके फर्म के ही पार्ट होते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड बोलता है अगर आपका फर्म छोटा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ऐसा स्टैंडर्ड ने लिखा नहीं बट इंटरप्रिटेशन है, इफ इट्स अ स्मॉल फर्म यू डोंट हैव लॉट ऑफ पार्टनर्स और आपको लगता है हमारे पास है ही 2-3 पार्टनर, उसमें से एक पार्टनर ऑडिट करने वाला है, तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कैसे अपॉइंट करेंगे? तो कैन वी अपॉइंट एक्सटर्नल पर्सन एज अ क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर? हाँ, स्टैंडर्ड उसको भी क्या करता है? अलाउ करता है। मैंने तो इंटरनल पार्टनर को अपॉइंट किया ना ईवाई के अंदर ही। Can it be a person outside your firm also? Yes, allowed है, but that person should be a chartered accountant holding a COP, मतलब एक qualified person होना चाहिए। थोड़ा बात समझ में आया क्या? Yes or no? आगे बढ़े क्या? नोटबुक में जाइए, चलिए थोड़ा SA-220 को लिखना शुरू करते हैं। आइए, SA-220, write down the name. SA-220, write down the name. Quality control for an audit of financial statement. Write down the name. Quality control for an audit of financial statement. तुम्हारा सीनियर है, पास हो गया है, हैप्पी बर्थडे वगैरह नहीं है। वो बाहर वेट कर रहा था इसलिए मैं 10 मिनट वेट कर रहा है। हमारा टॉपिक खत्म हो गया तो उसको बुलाया। ठीक है, क्या नाम बेटा तेरा? प्रणव पाटनकर। तेरे को बात करने का इनसे? देखिए टाइम पास करना चाहते हैं। एक मेरा बात इनको ऑल द बेस्ट बोल दे, इनको ऑल द बेस्ट बोल दे और थैंक यू बोल दे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट हियर हिम आउट, सुन लेते हैं। अब बच्चे 10 मिनट वेट किया है यार ऐसा। और ये क्लास में सिंसियर था, वैसे मेरे को दिखता रहता था हमेशा। ही वाज सिंसियर इन द क्लास। हेलो अभी हाय मत करो, बाय भी होने वाला है, रुको। So like I just want to say that like Rishabh Jain's so like Rishabh Jain's class was excellent. Like all the concepts were clear. So like each concept is like Jannat concept, so you don't have to worry about that. So yeah, you guys just work hard, and I hope it's all of your dream is to become CA. So just work hard, and you'll do it. So yeah, thank you. Yeah. तुम लोग कैसा बच्चों को परेशान करते हैं ना, वो तुमसे कुछ कदम आगे है, उससे मेहनत की है, पास हुआ है, तुम उसको ऐसा इरिटेट कर रहे हो यार। ऐसा डिमोटिवेट नहीं करने का किसी को भी। मैं ना 6 महीने बाद तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, बता रहा हूं फिर।
ऐसा होप तो है ना तुम्हारे को, तुम भी आएगा इधर, सब पॉजिटिविटी है कि नहीं है? वेरी गुड, नोटबुक में जाइए, गिवन नेक्स्ट हेडिंग SA-220, SA-220, राइट डाउन, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Write down the name. 220 name is quality control for an audit of financial statements. Quality control for an audit of financial statements. Under this, write down point number A. As per SA 220, under 220, point number 1. As per SA 220, the objective of the auditor, as per SA 220, the objective of the auditor is to implement, the objective of the auditor is to implement quality control procedures, quality control procedures at the engagement level, quality control procedures at the engagement level that provides, at engagement level that provides the auditor, that provides the auditor with reasonable assurance, that provides the auditor with reasonable assurance regarding the following, regarding the following. Point number 1, the audit complies with, point number 1, the audit complies with all professional, complies with all professional and technical standards, complies with all professional and technical standards and legal and regulatory requirements, and legal and regulatory requirements. Bullet point number 2, the audit report issued, the audit report issued is appropriate, the audit report issued is appropriate in the circumstances. Audit report issued is appropriate in the circumstances. 220 पे कुछ भी क्वेश्चन आए, मैं आपको स्टैंडर्ड चीज बोलता हूं, 4-5 मार्क के लिए कुछ भी आए ना, जो पॉइंट नंबर 1 आपने अभी लिखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये चीज आपको मैं पहले समझाता हूं, उसका रेलेवेंस समझिए, उसके बाद बिना आर्ग्यूमेंट किए इसको याद कर लीजिएगा. स्टैंड बहुत सिंपल सी चीज है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब 220 का कोई सा भी आंसर हो, ये पॉइंट आना ही चाहिए. इसके बाद में जो स्पेसिफिक चीज रहेगी आपको बता देंगे. सुनिएगा ये क्या बोलता है. 220 पूरे ऐसे का, लुक एट द नेम ऑफ द ऐसे, क्वालिटी कंट्रोल. क्या बोला सर? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट. कैन आई से एक स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट का बात कर रहा है. एक ऑडिट एंगेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल कैसे इंश्योर करोगे, उसके लिए ऐसे बनाया है, नाम है ऐसे 220. ये ऐसे का एक ही ऑब्जेक्टिव है, हम चाहते हैं एज अ एंगेजमेंट पार्टनर, एज अ एंगेजमेंट पार्टनर ऐसे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाओ. क्या लगाओ? क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, कि जब आप उन्हें इंप्लीमेंट करो तो 2 चीजें अचीव हो जानी चाहिए. क्या अचीव हो जानी चाहिए? 2 चीजें. कैन आई से इस बार ऑडिटर को बोला है तुमने कंट्रोल लगाना चाहिए ताकि तुम तुम्हारे काम से ये 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो. मुझे एक बात बताइए, हर ऑडिटर एक ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाहता है? कि भाई उसका ओपिनियन बराबर हो, मतलब उसका ओपिनियन गलत नहीं होना चाहिए. आपको डर किससे लगता है? ऑडिट रिस्क से है. याद है क्या ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर क्या दे देगा? गलत ओपिनियन दे देगा. याद आया क्या?
तो सर क्या ऑडिटर चाहेगा कि मेरी रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर क्लीन ओपिनियन आना चाहिए तो मैंने क्लीन ही दिया है, मॉडिफाइड आना चाहिए तो मैंने क्या दिया है? मॉडिफाइड ही दिया है। कैन आई से एवरी ऑडिटर वुड वांट उसका रिपोर्ट क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट, मतलब सही होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। दूसरा चीज, क्या हर ऑडिटर चाहेगा ऑडिट करते वक्त जो जो एसेज एप्लीकेबल है हमने कंप्लाई करने चाहिए, जो जो गाइडेंस नोट्स एप्लीकेबल हमने वो कंप्लाई करने चाहिए, जो जो कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल है, जैसे हमारे ऑडिट रिपोर्ट के साथ में कारो आता है, हमारे ऑडिट रिपोर्ट के साथ में क्या आता है? कारो। इज दैट द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर? यस, कारो इंक्लूड करना किसका ड्यूटी है? ऑडिटर का ड्यूटी है। मतलब सिंपल है सर, हम चाहते हैं हमारा ऑडिट एंगेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारी रिपोर्ट बराबर हो इस सर्कमस्टेंसेस में, एंड हमारा ऑडिट करते वक्त जो जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो जो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, ये हमने क्या करने चाहिए? कंप्लाई करने चाहिए। इसके लिए मैं चाहता हूं बढ़िया क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स लगाना। क्या लगाना? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स लगाना। मतलब एंगेजमेंट पार्टनर चाहता है हमारे पास में बढ़िया क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होने चाहिए, जिन्हें हम क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारे दो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। हमारे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे? दो। नंबर वन, वी विल कंप्लाई with all applicable standards and legal requirements, and our audit report will be appropriate. Our audit report will be appropriate. ये दो चीज आप अचीव करना चाहते हो, इसके लिए पूरा क्या लगाया आपने? 220। रीड द ऑब्जेक्टिव वंस अगेन, शांति से पढ़ो। एज पर SA 220 ऑडिटर का एक ऑब्जेक्टिव है। क्या सर? हम बढ़िया एंगेजमेंट लेवल, मतलब इस एक ऑडिट के लिए, मतलब इस एक ऑडिट के लिए ऐसे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस को लगा करके इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि हमें रीजनेबल अश्योरेंस मिले। किसके रिगार्डिंग? दो चीजों के रिगार्डिंग। रीड बुलेट पॉइंट नंबर 1 and 2 दैट हमारा ऑडिट कंप्लाई करता है विथ ऑल एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, चाहे वो एसेज हो या अदर देन एसेज भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली ये ऑडिट है तो एप्लीकेबल क्या होगा? स्टैंडर्ड्स ही होगा, प्लस क्या होगा? गाइडेंस नोट्स आएगा। प्लस क्या आएगा? गाइडेंस नोट्स आएगा। एंड क्या मेरे लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई होती है एज ऑडिटर? यस। इज कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल फॉर द ऑडिटर? हाँ, देयर आर सेक्शंस एंड सबसेक्शंस व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर कंपनीज ऑडिटर। क्या हमने उन्हें कंप्लाई करना चाहिए? यस। एंड बुलेट पॉइंट नंबर 2 देखो, हर ऑडिटर चाहता है उसका रिपोर्ट क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट। मतलब आई शुड नॉट गिव अ रॉन्ग रिपोर्ट, आई शुड नॉट गिव अ रॉन्ग ओपिनियन। इज ऑब्जेक्टिव क्लियर टू यू? वापस से पढ़िए इस ऑब्जेक्टिव वर्ड बाय वर्ड क्लियर, ढंग से पढ़िए। ये आपने अचीव करने का ट्राई करना है, ये मेन पर्पस है, उसके लिए पूरा क्वालिटी कंट्रोल कॉन्सेप्ट बनाया है। ठीक है, write down point number 2. This was point number 1 of 220. Write down point number 2. Engagement partner is responsible for the following matters. Engagement partner is responsible for following matters. Responsible for following matters. Let's make a list. Number A, leadership responsibilities. Responsibility for following matters. Number A, leadership responsibilities for quality on audit. Leadership responsibilities for quality on audit. Number B, compliance with applicable ethical requirements. Compliance with applicable ethical requirements, including independence. Compliance with applicable ethical requirements, including independence.
बच्चे ने बराबर 3 बजे का अलार्म लगाया था. So it's time to wake up. Compliance with applicable ethical requirements, including independence. Point number C. Acceptance and continuance. Point number C. Acceptance and continuance of client relationship. Acceptance and continuance of client relationship. Point number D. Assignment of appropriate engagement team members. Assignment of appropriate engagement team members. Number E. For overall engagement performance. For overall engagement performance. For overall engagement performance. And the last one, monitoring. And the last one is monitoring. देखो आपकी किस्मत बढ़िया हुई तो आईसीआई 4 मार्क के लिए पूछेगा यही लिस्ट लिख के दे दो, तो आपने ये जो पॉइंट नंबर 2 लिखा है 1 and 2, आपका आंसर खत्म हो गया. पूरा ऐसे लिटरली ये सब हेडिंग पढ़ना है, जैसे सब हेडिंग खत्म होगा ऐसे खत्म हो जाएगा. मतलब मुझे ऐसे में सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज. जरा शांति से 2 मिनट दिमाग को ऐसा ट्राई टू ब्रिंग इट बैक. नेम ऑफ द 220, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट. सर मतलब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए. इसके लिए आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि आप जब ऑडिट कर रहे हैं, whatever standards needs to be complied should be complied, whatever legal requirements needs to be complied should be complied. ये हम इंश्योर करना चाहते हैं. नंबर 2, हमारा रिपोर्ट कैसा होना चाहिए? अप्रोप्रिएट. मतलब माई रिपोर्ट शुड नॉट बी रॉन्ग. मतलब मेरा ओपिनियन क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं हो. याद है क्या ऑडिट रिस्क? एक ही सिचुएशन था. क्या सिचुएशन था? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? जब आना चाहिए मॉडिफाइड, ऑडिटर ने दिया क्लीन. कैन आई कॉल दिस रिस्क एज ऑडिट रिस्क? कैन आई से हम चाहते हैं ये रिस्क रिड्यूस रहे, इसके लिए वो बोलता है बढ़िया ऑडिट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल लगाओ. बस वो क्वालिटी कंट्रोल क्या है? पॉइंट नंबर 2 में लिख के दिया है. बेसिकली 1 अचीव करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा. मतलब 1 is your objective. To achieve the objective, you have given responsibilities to the engagement partner. एक बार जरा लिस्ट देखो कि responsibilities का क्या क्या responsibility दिया है बेचारे engagement partner को. एक आध भी समझता है क्या आपको इसमें से? कोई एक आध पॉइंट भी? मतलब कुछ एक भी नहीं समझा? चलो एक एक करके पढ़ाएंगे. अभी क्या करेंगे? मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट नंबर बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, डी तो मैं कुछ आने के लिए है ही नहीं. सही टीम मेंबरों का असाइन करना चाहिए यार. आसान सा. एक एक करके डिस्कशन क्लोज करें. Let's start with the first one, that is called as leadership responsibility for quality on audit. सुनो मेरा बात, एक ट्रिक बोलता हूं. जो आपने पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, क्या लिखा है पॉइंट नंबर 1 में? क्वालिटी कंट्रोल से क्या अचीव करना चाहते हो? 2 चीज. ऑडिट करते वक्त कंप्लायंस होना चाहिए. किसका? स्टैंडर्ड्स का, लीगल रिक्वायरमेंट का. एंड ऑडिट रिपोर्ट क्या होना चाहिए? बराबर. वो 2 चीज हर जगह चिपका देना. मतलब वो किसी भी एक चीज पे क्वेश्चन पूछे, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछे, वो पॉइंट आ जाएगा. मतलब एनी एरिया दे आस्क, यू कैन इंक्लूड दैट ऑब्जेक्टिव एज इट इज. यू कैन इंक्लूड दैट ऑब्जेक्टिव एज इट इज. लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1. आइए मॉड्यूल्स में 1A.15 देखो क्या बोलता है. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट. देखो बहुत आसान है सर. हम चाहते हैं हमारा जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि पूरे एंगेजमेंट का क्वालिटी कौन इंश्योर करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा. बराबर है. एंड सर वो कैसे इंश्योर करेगा? पॉइंट नंबर इसके थ्रू. देखो द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी. मतलब जो भी हम काम करेंगे इट शुड कंप्लाई विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. आवर ऑडिट रिपोर्ट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कम. ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सेम ही है. नोटबुक में जाइए. लेट मी हेल्प यू इन राइटिंग सच स्मॉल स्मॉल आंसर्स.
एक एक नोट बनाएंगे, नोट बना के क्लोज करते जाएंगे। तो हमने रेस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट बनाई। पहले ही पॉइंट है लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ब्रैकेट्स में लिखिए नोट नंबर 1। लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी के ब्रैकेट में लिखो नोट नंबर 1। राइट डाउन नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 का नाम रहेगा लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। Note number 1, the name is Leadership Responsibilities for Quality on Audit. Under this, point number A. Leadership Responsibilities for Quality on Audit. Number A. Engagement partner should take responsibility for overall quality, responsibility for overall quality on each audit engagement. Overall quality on each audit engagement. सिंपल सा पॉइंट है। एंगेजमेंट पार्टनर ने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए भाई, हर जो एंगेजमेंट के लिए मैं पार्टनर हूं, मैं साइन करने वाला हूं, उसमें पूरे क्वालिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? पार्टनर का है। पॉइंट नंबर ए सिंपल है। पॉइंट नंबर बी, engagement partner should emphasize on the following aspects, to ensure audit quality. Emphasize on the following aspects to ensure audit quality. अब देखो, आपने पहले पॉइंट में बोला कि तुम रेस्पॉन्सिबल हो, मैं बोला ओके। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैंने करना क्या है? मैंने फोकस करना है 4 चीजों पे। राइट डाउन बुलेट पॉइंट नंबर 1, आई शुड एम्फसाइज ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। अगर मैं बढ़िया ऑडिट क्वालिटी मेंटेन करना चाहता हूं, 4 में से 2 चीजें सेम रिपीट होकर आने वाली है। बुलेट पॉइंट नंबर 1, परफॉर्मिंग वर्क that complies with applicable professional standards, and legal requirements. Professional standards and legal requirements. Bullet point number 2, issuing audit report that is appropriate. In the circumstances. Bullet point number 3, complying with firms quality control policies and procedures. For example, compilation of final audit file. Should be done within 45 days. No sir, it is 60. अरे यूजलेस फेलो, यू राइटिंग द फर्म का पॉलिसी। SQC 60 बोलता है, फर्म तो अपना पॉलिसी कम भी बना सकता है। और हमने ऑडिट खत्म किया, हमने हमारे ऑडिट फेलो क्या करना चाहिए? कंपाइलेशन करना चाहिए विद इन 45 डेज। दिस इज एन एग्जाम्पल। फर्म का अपना पॉलिसी हो सकता है भाई, तो क्या हमने हमारे फर्म के पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए? यस। इस बुलेट पॉइंट में 1 2 3 क्लियर टू यू? देखो एकदम सिंपल है यार, शांति सोचो। हेडिंग ही एकदम अपने आप में आसान है। लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एंगेजमेंट पार्टनर का है। मैं क्या चाहता हूं? मेरे पूरे ऑडिट एंगेजमेंट में बढ़िया क्वालिटी होना चाहिए। तो मैंने किस पे फोकस करना है कि भाई काम करते वक्त
हर मेरे टीम मेंबर को पता होना चाहिए, कंप्लाई विद एसएस, कंप्लाई विद लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, दे ऑल शुड नो माई रिपोर्ट शुड बी अप्रोप्रिएट, मतलब मेरा रिपोर्ट गलत नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे फर्म के खुद के पॉलिसीज रहेंगे, जो भी हमारे फर्म के, वैसे एसक्यूसी 60 डेज बोलता है, पर मेरे फर्म का पॉलिसी तो अलग भी हो सकता है ना यार। जो भी मेरे फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है, उसको हमने क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए। अरे हाँ या ना। एक एग्जाम्पल बोलता हूं, सुनिए शांति से। ईवाई पुणे के पास में बजाज फाइनेंस का ऑडिट है, और लेट्स से फर्म का इंटरनल पॉलिसी है, अगर हमारे पास में किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट है ना, तो ये जो सिर्फ एंगेजमेंट टीम है ना, इसके पास तो शेयर्स होने ही नहीं चाहिए। इसके अलावा ऑल द एम्प्लॉइज हु आर मैनेजर्स एंड अबव, दे ऑल्सो शुड नॉट डू एनी ट्रेडिंग इन बजाज फाइनेंस। ये मेरा इंटरनल पॉलिसी हो सकता है। लॉ क्या बोलता है, दे शुड बी इंडिपेंडेंट। I am not part of engagement team, but I am a director of the firm. May be due for partnership in some time. हो सकता है ना रोटेशन ऑफ पार्टनर हो जाए। आज पार्टनर ए साइन कर रहा है, अगले साल पार्टनर बी भी तो साइन कर सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना बी बजाज फाइनेंस में स्टेक होल्ड करता होगा, बी बजाज फाइनेंस, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्म के अपने इंटरनल पॉलिसीज होते हैं, जिससे वो क्या इंश्योर कर सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी ऑफ वर्क इंश्योर कर सकते हैं। योर इंटरनल पॉलिसीज शुड ऑल्सो बी कंप्लाइड विद, एंड ऐसे इंटरनल पॉलिसीज हम और स्ट्रिक्ट बना सकते हैं। जितना स्ट्रिक्ट बनाएंगे उतना काम का क्वालिटी क्या होते जाएगा, बेहतर होते जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? खत्म हो गया। लीडरशिप के अंदर आपको 2 ही पॉइंट लिखने थे, मैं आपको वही बता रहा हूं। इधर 220 में जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझाया नंबर 1 के अंदर, एंड जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, देयर इज अ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कॉन्सेप्ट, वो 2 चीजें दिमाग लगाने वाली थी, बाकी तो लिस्ट पता होनी चाहिए। सिमिलर चीजें रिपीट होते जाएगी। इज लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर टू यू? इज लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर टू यू? राइट डाउन नोट नंबर 2, एकदम टाइम पास है। Relevant ethical requirements. Note number 2, relevant ethical requirements. Under this एक के सेंटेंस लिख दो, क्लोज कर देंगे। Engagement partner should ensure that all the team members, engagement partner should ensure that all the team members complies with, all the engagement team members complies with applicable independence and ethical requirements, compliance with applicable independence and ethical requirements, comma, all the independence and ethical requirements, comma, in case of any threat to independence, in case of any threat to independence, in case of any threat to independence, engagement partner should try to apply safeguards, should try to apply safeguards to independence so that such threat, safeguards to independence, so that such threats can be eliminated, so that such threats can be eliminated or reduced. फुल स्टॉप। एक सेंटेंस कंटिन्यू करना इसी में ही। इन केस ऑफ एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस, in case of extreme circumstances, engagement partner may consider withdrawal. In case of extreme circumstances, engagement partner may consider withdrawal.
सुनिए, आप एक एंगेजमेंट पार्टनर हो, एक ऑडिट के लिए आपके टीम मेंबर्स हैं, 4 टीम मेंबर्स हैं, दीज आर माय रिस्पेक्टिव टीम मेंबर्स। मैं सबसे ना एक्चुअली में एक ईमेल के थ्रू, ईमेल का सब्जेक्ट होता है कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, वो ईमेल भेजता हूं सारे टीम मेंबर्स को एंड उनसे अंडरटेकिंग लेता हूं कि हां हम सब अंडरटेकिंग लिख के दे रहे हैं दैट वी आर कंप्लाइंग विथ इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट। इसमें पता क्या होता है, कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के पूरे प्रोविजन आते हैं, और प्रॉपर साइन करके, इन केस ऑफ स्मॉलर फर्म्स इट्स अ फिजिकल सिग्नेचर, इन केस ऑफ बिगर एंटिटीज इट्स अ ईमेल कंफर्मेशन। आप उसमें प्रॉपरली या तो आप बोलते हैं यस आई अग्री दैट आई एम कंप्लाइंग विद ऑल दीज इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और आई से आई डिसअग्री। अगर सब लोगों ने आई अग्री बोला है, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर किया है सबके सब क्या है, कंप्लाई करते हैं किसके साथ में, इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट। अगर एक थोड़ा सा भी हिंट मिलता है दैट वन ऑफ माय टीम मेंबर, उसके रिलेटिव के अंदर आने वाले लोगों में से कोई तो एक डायरेक्टर है कंपनी का, या लेट्स से उनके रिलेटिव के डेफिनेशन में आने लोगों के पास में एक मेजर शेयर होल्डिंग है कंपनी के अंदर, याद आ रहा है क्या शेयर होल्डिंग, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रिलेटिव को अलाउ किया है, फेस वैल्यू बोला है, क्या बोला है, फेस वैल्यू नॉट द मार्केट वैल्यू, मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है, बट वो होल्ड करना अलाउ किया, बाइंग एंड सेलिंग अलाउ नहीं किया है। अगर थोड़ा सा भी उसको थ्रेट लगता है कि मुझे लगता है कोई तो एक आर्टिकल है जो मेरे को लगता है थोड़ा एफएनओ ट्रेडिंग करना पसंद करता है, कोई तो एक आर्टिकल है जो क्या पसंद करता है, एफएनओ ट्रेडिंग करना, और मेरे को हिंट मिलता है हम टाटा मोटर्स का ऑडिट करें, वो टाटा मोटर्स में एफएनओ ट्रेड कर रहा है, तो कहने से सेफगार्ड लगाना चाहिए, सेफगार्ड मतलब उसको गेट आउट कर देना चाहिए, रिस्क को रिड्यूस करना पड़ेगा ना यार, ये समझ रहे हो क्या मेरा बात। और लेट्स से अगर ये काम लेट्स से बहुत एक्सट्रीम हो जाए और हमको लगता है मैनेजर, सीनियर मैनेजर वगैरह भी इन्वॉल्व है, मतलब इट सीम्स लाइक अ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड ऑल, तो शायद अगर एज अ पार्टनर आपको रिस्क बहुत ज्यादा लगता है, कैन यू इवन कंसिडर विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट, मतलब आपको इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंश्योर करने हैं। अच्छा सुनो, जो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है उससे आप मत डरो, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस आपको हम पढ़ाएंगे कल, अरे कल थ्रेड्स पढ़ाएंगे सारे के सारे, ये थ्रेड्स को सेफगार्ड कैसे कर रहा है वो भी बताएंगे आपको, मतलब वो जो सेंटेंस लिखाया है उसका डिस्कशन कल होने वाला है। आज आपको 220 का एक बेसिक ओवरव्यू दिया है एंड आपको मैंने 2 रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिटेल में समझाया है। एक काम करेंगे आप लोग, एक रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ 220 में जो मैंने आपको 2 नोट लिखाए एंड जो 2 पॉइंट लिखाए उसको रिवाइज करके आओगे, तो कल अब मस्त 220 को पहले टेक ऑफ करके उड़ाएंगे, फिर चैप्टर पे जाएंगे और फिर समय मिलेगा तो एसक्यूसी पे जाएंगे। अभी गुड, कल आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर अ स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट एज पर ऐसे 220। नोटबुक निकालिए जरा, 2 मिनट में थोड़ा रिवाइज करते हैं, देन वी विल प्रोसीड विद आवर डिस्कशन। देखो 220 में द नेम ऑफ द एसे सेज क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट, मतलब अगर आप कोई भी एक ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हैं तो सर उसमें क्वालिटी कैसे इंश्योर किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी है एंगेजमेंट पार्टनर को। किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, एंगेजमेंट पार्टनर। सर हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव जो है अंडर एसे 220 वो सिंपल है, हम चाहते हैं हमारा जो ऑडिट एंगेजमेंट है शुड बी डन, that means our audit should be done in compliance with applicable essays, and हमारे लिए as a auditor जो भी applicable legal या regulatory requirements हो हम उन्हें comply कर पाए। Basically आप assume कीजिए आप एक firm के partner हो, आपके पास में बहुत सारे ऑडिट एंगेजमेंट्स है, अब हर एंगेजमेंट में चाहोगे हमारे टीम मेंबर्स ऑडिट करते वक्त एसेस को कंप्लाई करें, जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें कंप्लाई करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका जो ओपिनियन होता है उनके रिपोर्ट में इट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, मतलब उनका ऑडिट रिपोर्ट गलत नहीं होना चाहिए, ओपिनियन इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। 1 मिनट स्पेंड करो, 220 का ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। नोटबुक में जाइए, अंडर एसे 220 कल आपको पॉइंट नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव लिखवाया था, फटाफट से रिवाइज कीजिए ऑब्जेक्टिव को, फिर हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे।
क्या आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया? सर इस ऐसे में दो ही चीजें हैं, एक तो आपका 220 का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है सर? एंगेजमेंट पार्टनर को। कल का हमारा अगर आपको एग्जांपल याद रहेगा तो हम एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, इफ यू कैन रिकॉल, इट वॉज ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, जिसके लिए आपने एक फर्म को रीच आउट किया। फर्म के बिहाफ पे एक एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा एंड बाकी सब लोग क्या कहलाएंगे? अदर टीम मेंबर्स, एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज एंगेजमेंट टीम। इज दैट क्लियर टू यू? सर इसमें एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? कल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखना शुरू किया। पहला काम है सर, फर्म के बिहाफ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा? एंगेजमेंट पार्टनर का। उन्होंने इंश्योर करना चाहिए कि ऑडिट बराबर से एग्जीक्यूट हो रहा है, रिपोर्ट बराबर से दिया जा रहा है, सही एंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग नोट्स में लिखना शुरू किया था। नोट नंबर 1 था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नोट नंबर 1 क्या था? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दैट मींस एंगेजमेंट पार्टनर ने एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो ही लीडर रहने वाले हैं जो फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर दिस ऑडिट एंगेजमेंट। क्या हमने आपको ये नोट नंबर 1 में पढ़ाया? यस। एंड नोट नंबर 1 में आपने एक पॉइंट लिखा था, ये अपने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए उन्होंने कुछ चीजों को दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे फर्म के जो भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है हम लोग उन्हें फॉलो करेंगे। हमारे फर्म के अंदर जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं इनके लिए अगला पॉइंट था, दे विल कंप्लाई विद इंडिपेंडेंस इन एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ये कौन इंश्योर करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर। तो एक तरीके से वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो अगले नोट्स के अंदर कनेक्ट होते जा रही है। नोट नंबर 1 में बस इंट्रोडक्शन था दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल एज अ लीडर। नाउ व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? नोट नंबर 2 में आपको लिखवा के दिया कि सर हमारे सारे टीम मेंबर्स क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए एंड एथिकल होने चाहिए। अगर थोड़ा भी हमें हिंट आता है कि हमारा कोई भी टीम मेंबर क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हमने इमीडिएटली सही एक्शन लेने का ट्राई करना चाहिए। मे बी उस टीम मेंबर को अपनी टीम से निकालना चाहिए जो ऑडिट कर रहा होगा एक स्पेसिफिक कंपनी का। मतलब सर लिस्टेड कंपनी होगा, उसके लिए आपने एक टीम को हायर किया होगा। इस टीम में अगर कोई भी इंसान आपको लगता है इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको आपसे टीम से निकाल करके नए टीम मेंबर को ऐड करना चाहिए। इस तरीके का डिसीजन कौन लेगा? एंगेजमेंट पार्टनर लेगा। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका है? एंगेजमेंट पार्टनर का है। इज नोट नंबर 1 and 2 क्लियर टू यू? कैन वी गो नेक्स्ट? चलो राइट डाउन नोट नंबर 3। कल 2 ही नोट हुए थे ना हमारे। Write down note number 3. Acceptance and continuance of client relationships. Note number 3 ब्रैकेट्स में हेडिंग लिखिए, Acceptance and continuance of client relationships. ये कॉन्सेप्ट ना SA 300 के अंदर भी था, बट आपको मैं वापस एक तरीके से अज्यूम कीजिए, नए तरीके से बताता हूं पूरा का पूरा। 300 में जब रिवीजन करवाएंगे वापस से रिलेट करवा देंगे। नोट नंबर 3 इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। सुनिएगा, एकदम सिंपल सा चीज है कि सर एज अ एंगेजमेंट पार्टनर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिया है। एज अ एंगेजमेंट पार्टनर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिया है। कोई भी नया क्लाइंट है सर, उस केस में मेरे पास में एक एंगेजमेंट हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। क्या वर्ड आएगा? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। और अगर सर ये मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो सर मैंने इस साल कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? द वर्ड विल बी कॉल्ड एज रिकरिंग ऑडिट। मतलब सर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट तब होता है जब मैं लास्ट ईयर ऑडिटर नहीं था, मैं इस साल से पहली बार आपका ऑडिट करने वाला हूं। रिकरिंग ऑडिट मतलब मैं भी प्रीवियस ईयर का ऑडिट कर चुका हूं और मैं इस साल भी क्या करने वाला हूं? कंटिन्यू करने वाला हूं। तो यहां पर क्वेश्चन आता है, शुड वी एक्सेप्ट this new client or not? This is the question. And in case of recurring audit the question is should we continue or not? इसीलिए उन्होंने एक एनालिसिस बना दिया जिसका नाम है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। एक्चुअली दोनों अलग अलग है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हुआ तो एक्सेप्टेंस आएगा, रिकरिंग ऑडिट हुआ तो कंटिन्यूएंस आएगा। ये एनालिसिस नॉर्मली एंगेजमेंट पार्टनर ने परफॉर्म करवाना चाहिए। मतलब सर कैन वी से ये
एनालिसिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर का है. दे शुड परफॉर्म दिस बिफोर एक्सेप्टिंग अ न्यू क्लाइंट और बिफोर डिसाइडिंग शुड वी कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट और नॉट. सर ये एनालिसिस का फायदा क्या होगा? जस्ट इमेजिन, किसी कंपनी के मैनेजमेंट में अगर फ्रॉडुलेंट सिचुएशन है, लेट्स से कंपनी का मैनेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ एनी अदर कंपनी जहां पर फ्रॉड के लिए कंपनी के अगेंस्ट एलिगेशन चल रहे होंगे, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्या होगा? हम ऐसे ऑडिट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. मतलब डोंट यू थिंक ये एक स्ट्रेटेजी है जहां पर हम पहले ही सोच रहे हैं कि क्लाइंट कैसा है, हमारे पास कैपेबिलिटी है कि नहीं है, ये सोचे समझे बिना हम कोई नया एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे. मतलब इनडायरेक्टली हम ऑडिट में क्वालिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं. मतलब हम अननेसेसरीली कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. कभी कभी प्रॉब्लम क्लाइंट में हो सकता है या प्रॉब्लम क्लाइंट में नहीं होगा, प्रॉब्लम आपके एक्सपर्टीज में होगा. आपने कभी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट नहीं किया होगा, आपने कभी एनबीएफसी का ऑडिट नहीं किया होगा. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस आप ऐसा एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करते हो. इस एनालिसिस को बोलते हैं ए एंड सी एनालिसिस. क्या ये ऑडिट क्वालिटी को कंट्रीब्यूट करता है? एब्सोल्युटली. रादर ये फर्स्ट स्टेप है. इसके बाद में एंगेजमेंट टर्म्स अग्री होंगे एंड इसके बाद में प्लानिंग एग्जीक्यूशन वगैरह होगा. तो ये एनालिसिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसको दे दिया है? एंगेजमेंट पार्टनर को दे दिया है. अंडर नोट नंबर 3 राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. एंगेजमेंट पार्टनर, under note number 3 write down point number 1. Engagement partner should perform acceptance and continuance analysis, should perform acceptance and continuance analysis to obtain such information, acceptance and continuance analysis to obtain such information which will be necessary to decide, which will be necessary to decide whether to accept, which will be necessary to decide whether to accept an initial audit engagement, whether to accept an initial audit engagement or to continue, whether to accept an initial audit engagement or to continue an existing, whether to continue an existing engagement with the client, whether to continue an existing engagement with the client. मतलब सिंपल है, आपको एक एनालिसिस करना है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे क्या मैंने नया क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहिए अगर ये नया क्लाइंट है, और लेट्स से अगर ये नया क्लाइंट नहीं है, इसका हमने ऑलरेडी पहले भी ऑडिट किया है, तो इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा टू डिसाइड शुड आई कंटिन्यू और नॉट. उन्होंने एक्चुअली दोनों को स्प्लिट करना चाहिए बट इट्स अ कॉमन कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस. दोनों का सिचुएशन अलग अलग है बट इन डिस्कशन टर्म्स दोनों साथ साथ में डिस्कस किए जाते हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चन पता क्या आएगा? ये तो आपका जो आपने पॉइंट नंबर 1 लिखा है वही एग्जाम में आ जाएगा. ऐसा क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहिए जिससे आप डिसाइड कर पाओगे नया क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, या एग्जिस्टिंग क्लाइंट कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है. ऐसा क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे? राइट डाउन पॉइंट नंबर 2. इंफॉर्मेशन may include the following. Information may include the following. Bullet point number 1. Integrity of principal owners. Integrity of principal owners or top level management. Integrity of principal owners or top level management. Integrity of principal owners or top level management. Bullet point number 2. Competence and capability
competence and capability of engagement team members. Competence and capability of engagement team members, including availability of time and resources, including availability of time and resources. Bullet point number 3, compliance of ethical requirements, compliance of ethical requirements, including independence, compliance of ethical requirements, including independence by engagement team members, by engagement team members. एक मिनट स्पेंड कीजिए, तीनों बुलेट पॉइंट को पढ़िए. ये तीनों के तीनों अप टू सम एक्सटेंट एक्सेप्टेंस के अराउंड है. रीड फर्स्ट 3 बुलेट पॉइंट्स. आपको सही में रेगुलर बैच स्टूडेंट्स कुछ याद नहीं आया क्या? ये पढ़ाया हुआ है ऐसे 300 के अंदर. प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करके कॉन्सेप्ट था जहां पर 220 का रेफरेंस भी दिया था और बोला था ये चीज आगे 220 के अंदर आने वाला है. इट्स जस्ट दैट ये ज्यादा स्पेसिफिकली 220 में पूछा जाता है, इसलिए वापस से लिखवा रहा हूं, और कुछ भी नहीं है. चलो रिवाइज करो एक बार. सर, कोई भी नया क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले जो उनके प्रिंसिपल ओनर से टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनका ऑनेस्टी, उनका मार्केट में रेपुटेशन कैसा है, ये आपको पता करना पड़ेगा. चलो सर, मैनेजमेंट का रेपुटेशन बढ़िया है, कंपनी के ओनर्स के बारे में कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं है, तो सर क्या आपके पास में कॉम्पिटेंट टीम मेंबर्स है? क्या आपके पास में केपेबल टीम मेंबर्स है? हो सकता है कंपनी बहुत बढ़िया होगा, पर हो सकता है आपके पास में उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए कॉम्पिटेंट टीम ही नहीं होगी. तो शायद द प्रॉब्लम इज नॉट विद द कंपनी, द प्रॉब्लम विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस. तो सर पहले आप मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करो, जिसका ऑडिट एक्सेप्ट करने वाले हो उनका मार्केट में रेपुटेशन कैसा है. इसके अलावा हम उनके लास्ट 5 साल के नंबर्स भी निकालते हैं, हम उनके अगेंस्ट में कोई एलिगेशन है क्या ये भी पता करते हैं. मतलब कंपनी का पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है. क्या होता है? पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. इन्होंने तो बस एक स्टेटमेंट लिख दिया कि भाई प्रिंसिपल ओनर्स का इंटीग्रिटी चेक करना, बट इट्स अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, लास्ट 4-5 years ऑफ द कंपनी. ये होता है स्टेप नंबर 1. दूसरा चीज, चलो कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया, वहां प्रॉब्लम नहीं है. हो सकता है आपके पास में ही लोग अवेलेबल नहीं होंगे, आपके पास एक कॉम्पिटेंट टीम मेंबर्स नहीं होंगे. दिस कैन बी योर एनालिसिस नंबर 2. तो पॉइंट नंबर 1 इंटू पढ़ के देखिए. नंबर 1 आप देख रहे हैं इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट. दूसरे में आप देख रहे हैं क्या हमारे पास में कॉम्पिटेंट एंड केपेबल लोग हैं क्या, एंड क्या वो लोग अवेलेबल भी है क्या. सी, लोग होना एक चीज है. लेट्स से वी हैव अ डेडिकेटेड सीनियर मैनेजर जो इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट करता है, बट क्या उनका खुद का अवेलेबिलिटी भी है क्या. पता चले एक पर्सन है बट वो टाइम डिवोट नहीं कर पाएगा बिकॉज वो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हो सकता है. तो आपको पॉइंट नंबर 2 में देखना पड़ेगा हमारे पास में ये ऑडिट करने के लिए सही लोग हैं या नहीं. इस पॉइंट नंबर 1 एंड 2 क्लियर टू यू. फिर सर वो सही लोग इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए ना यार. तो पॉइंट नंबर 3 आपका रिपीटिशन है. नोट नंबर 2 में पढ़ के आए हो आप. नोट नंबर 2 में क्या पढ़ के आए हो? कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट. वही चीज नोट नंबर 3 में वापस सोच रहे हो कि भाई हमारे पास जो भी लोग हैं क्या वो टेंटेटिवली इंडिपेंडेंट एंड एथिकल है क्या. अगर हां तो ही हमने एक क्लाइंट एक्सेप्ट करने के बारे में सोचना चाहिए. क्या ना, इससे ये एक्सेप्टेंस एनालिसिस हो गया. पहले तीनों पॉइंट थोड़े समझ में आए क्या? पॉइंट नंबर 4 जो आप लिखोगे, इट इज अराउंड कंटिन्यूएंस. राइट डाउन बुलेट पॉइंट नंबर 4. सिग्निफिकेंट मैटर्स that have arisen during current or previous audit engagement. That have arisen during current or previous year audit engagement.
ये थोड़ा कंटिन्यूअस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपने पहले जब भी ऑडिट किया होगा या इस साल भी आपको जब लग रहा है आप ऑडिट करने के बारे में सोचेंगे, क्या कोई ऐसे मैटर्स लगते हैं क्या जिसकी वजह से हम थोड़ा डाउट के अंदर है कि हमने ऑडिट कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दिस पॉइंट नंबर 4 इज अराउंड कंटिन्यूअस. ऑनेस्टली इट्स योर प्रीवियस एक्सपीरियंस जो ज्यादा रेलिवेंट रहेगा. करंट वर्ड यहां पे नहीं आना चाहिए, बट सजेस्टेड आंसर के अंदर इन थियोरेटिकली स्टैंडर्ड में दोनों चीजें लिखी है. जनरली हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस डिटरमाइन करता है फ्यूचर में हमने सेम क्लाइंट कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. डू यू एक्चुअली थिंक कि हम ऐसा सोचते होंगे कि क्लाइंट कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको लगता है पार्टनर ऐसा सोचता होगा, एंगेजमेंट पार्टनर? आर यू श्योर? Obviously, because remember, after a certain level, आपके पास में availability of client is not a problem, but the risk is आप ऐसा ऑडिट रिपोर्ट साइन करते जाए जहां पे क्लाइंट के एंड पे या मैनेजमेंट के एंड पे अगर प्रॉब्लम हो सकता है. साइनिंग सच रिपोर्ट्स कैन क्रिएट अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर क्रेडिबिलिटी. इसीलिए एज अ पार्टनर आपने हर बार हर साल कंटिन्यू करने से पहले सोचना चाहिए, शुड वी कंटिन्यू सच एन एंगेजमेंट और नॉट. मतलब प्रॉपर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस लगाया जाता है. किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब कुछ? Who is responsible for this? Engagement partner. Remember, जितने भी नोट्स आप लिख रहे हो वो सबके सब किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंगेजमेंट पार्टनर के. इज नोट नंबर 1, 2 and 3 clear to you? Can we go next? चलो, राइट डाउन नोट नंबर 4. नोट नंबर 4 एकदम टाइम पास है. ब्रैकेट्स में लिख दो असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम. असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम डैश करके लिखिए. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर. एक ही सेंटेंस आएगा इसमें. असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम डैश करके लिखिए. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर टू एंश्योर. It is the responsibility of engagement partner to ensure that competent and capable team members are assigned the audit engagement so that overall engagement can be performed in accordance with professional standards, and legal and regulatory requirements. Professional standards and legal and regulatory requirements. फिर से ऑब्जेक्टिव का सेम पॉइंट लिखा है, बस इस बार बोला है सही टीम मेंबर को काम आपने देना चाहिए. लिटरली वो जो ऑब्जेक्टिव है उसका लाइन ही हर जगह पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी है. बस हर जगह हेडिंग अलग है कि भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी तुम्हारा क्या अचीव हो जाए? ऑब्जेक्टिव. हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे एक ही लॉजिक है. हमारा जो 220 का कोर ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए. दैट ऑडिट के दौरान वी शुड एंश्योर दैट वी शुड कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. बस वो सबसे इंपॉर्टेंट है. हमारा रिपोर्ट बराबर होना चाहिए. पूरा सेंटेंस एकदम लॉजिकल लगेगा. जो हेडिंग है उसको ही बस एक सेंटेंस में डाल दिया और सेंटेंस तो ऐसा ऑब्जेक्टिव कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया. रीड नोट नंबर 4. इफ यू आर कंफर्टेबल विल गो नेक्स्ट. ठीक लग रहा है क्या? नोट नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट. पहले ही बोल रहा हूं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. दिस इज वेयर आई बिलीव अ गुड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. अगर आप इस सारे नोट्स में से मेरे को पूछोगे, नोट नंबर 3 जो आज आपको लिखाया एएनसी एनालिसिस, वो इंपॉर्टेंट है. उधर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत बार पहले भी आया है, रिपीट हो सकता है कि भाई
एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस के दौरान क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना होता है? दिस कैन बी वन क्वेश्चन. वो जो आपको इंफॉर्मेशन के अंदर 4 पॉइंट लिखाए थे वो आपका एक्सपेक्टेशन है आंसर के अंदर. दिस कैन बी वन क्वेश्चन. एंड द सेकंड वन जो आपको मैं अभी जस्ट डिस्कस करके लिखवाने जाऊंगा, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. ये दो सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं फ्रॉम एसे 220. राइट डाउन नोट नंबर 5. द ब्रैकेट्स में हेडिंग लिखिए एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. पहले आपको एक ओवरव्यू देता हूं, फिर आपको लिखवा के दे देंगे आंसर. डोंट वरी. चलिए सुनिए. सर ये देखो हेडिंग क्या बोलता है, एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एंगेजमेंट पार्टनर. ऑब्वियसली यार, मतलब ये पूरा ऑडिट ढंग से होना चाहिए, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? पार्टनर का रहेगा ना यार. उसमें बस अभी गाइडेंस देगा. भाई सुनिए, एज अ एंगेजमेंट पार्टनर, एवरीवन आई वांट योर अटेंशन. एज अ एंगेजमेंट पार्टनर आपने इंश्योर करना चाहिए आप सही टीम मेंबर सेलेक्ट करते हो, फिर उन्हें सही डायरेक्शन देते हो. फिर उन्हें क्या देते हो? सही डायरेक्शन. सिर्फ सिलेक्शन करने से सफिशिएंट नहीं होगा, उन्हें सही डायरेक्शन मिलना चाहिए. उनका काम रेगुलरली सुपरवाइज होना चाहिए, उनका काम रिव्यू होना चाहिए. उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया है क्या, यह हमने चेक करना चाहिए. तो सर एंगेजमेंट पार्टनर शुड इंश्योर राइट टीम मेंबर्स आर सेलेक्टेड एंड असाइंड. ये तो हमने नोट नंबर 4 में पढ़ लिया. इसके आगे उन्हें सही डायरेक्शन देना, उनका काम सुपरवाइज करना, उनका काम रिव्यू करना, उनके डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना. इज दैट प्रॉपर और नॉट? बिकॉज याद करो, नो डॉक्यूमेंटेशन मींस नो वर्क डन. मतलब अगर आपने काम किया बट डॉक्यूमेंट नहीं किया, इट इज एज गुड एज आपने काम ही नहीं किया है. तो डॉक्यूमेंटेशन भी क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट होना चाहिए. एंड हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिले जहां पर आपको लगता है ये कुछ कंटेंशियस मैटर्स रहेंगे, मतलब जहां पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जहां पर लेट्स से डाउटफुल सिचुएशन हो सकता है, आपके पास शायद एक्सपर्टीज नहीं होगा. मतलब यू मे कम अक्रॉस सर्टेन मैटर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जहां पर आपको लगता है एक्सपर्ट को यूज करना चाहिए. किसको यूज करना चाहिए? एक्सपर्ट. या फिर अदर ऑडिटर का इस्तेमाल करना चाहिए. याद है क्या वर्ड? यूजिंग द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर. देयर कैन बी एक्सपर्ट का काम यूज करना. ये कंसल्टेंसी का जरूरत पड़ सकता है, बट ये डिसीजन कौन लेगा? एंगेजमेंट पार्टनर. कि कहां पर काम हम करेंगे, कहां पर हम किसी का हेल्प लेंगे. अब अगर हम एक्सपर्ट वगैरह को हायर करेंगे तो उनसे भी अग्रीमेंट करके काम करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की है. चलो सर, ये तो हमारा एग्जीक्यूशन हो गया. जब मेरा ये एग्जीक्यूशन चल रहा है तो मैंने कल आपको कौन सा पढ़ाया था? हमने लिस्टेड कंपनीज के केस में एक सेपरेट पार्टनर को भी अपॉइंट करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. सो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज वी शुड हैव अ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. इनका अपॉइंटमेंट बराबर से होना चाहिए, इन्होंने बराबर से रिव्यू करना चाहिए. मतलब एंगेजमेंट पार्टनर ने सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स इनके साथ में डिस्कस करने चाहिए, इन्हें बताना चाहिए इधर किधर सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा है, किधर हम कंट्रोल टेस्टिंग पे रिलाई करने वाले हैं, कितना अमाउंट टेस्टिंग करने वाले हैं, किस किस को कंफर्मेशन लेटर भेजने वाले हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या. ये वर्ड सुने क्या आप लोगों ने? ये सब चीज डिस्कस करेगा कौन? एंगेजमेंट पार्टनर विद द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. एंड ये सब होने के बाद में क्या दोनों ने मिलकर के फाइनल रिपोर्ट बनाना चाहिए? मतलब रिपोर्ट बनाएगा एंगेजमेंट पार्टनर, पर डिस्कस किसके साथ में करेगा? क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर के साथ में. और अगर दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस आ गया तो उन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा. क्या कल बताया था कि नहीं बताया था? ये सब कुछ जो है किसका पार्ट है? एंगेजमेंट के परफॉर्मेंस का पार्ट है. इसीलिए नोट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है. इज दैट क्लियर टू यू? I'll help you write a very logical answer. ये आप इंटर में क्वेश्चन का आंसर करो या फाइनल में आंसर करो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. दिस इज अ गुड एरिया. यू विल हैव गुड 4 to 5 points to answer the question under engagement performance. Write down point number A. Engagement partner has the responsibility. Engagement partner has the responsibility for direction, has the responsibility for direction, comma, supervision, and review, so that audit engagement is performed, so that
audit engagement is performed in accordance with, so that audit engagement is performed in accordance with डॉट किया तो भी चलेगा क्या? सेम चीज है. इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड कैन आई से वो ऑब्जेक्टिव रिपीट होने वाला है. बस इसमें नया वर्ड समझ रहे हैं ना. हमने सही डायरेक्शन देना चाहिए, उनका काम सुपरवाइज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, ताकि ओवरऑल एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा होगा, इन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स होगा, इन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन होगा. इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग. डॉट 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 का मतलब किधर जाने वाला है. अरे वही ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा यार. यस और नो? राइट डाउन पॉइंट नंबर बी. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर. पॉइंट नंबर बी. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर टू रिव्यू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. To review the audit documentation before audit report is issued. To review audit documentation before audit report is issued. मतलब डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करने का काम किसका है? एंगेजमेंट. या जो लिख रहे हो हर चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर है. ये सब कुछ अगर वो करेगा ना तो ही ऑडिट का क्वालिटी बढ़िया होगा. ध्यान रखना मेरा बात, अदरवाइज ऑडिट का क्वालिटी अच्छा नहीं हो सकता है. इसीलिए सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बना दी? एंगेजमेंट. अच्छा एक बात बताओ, हमने ओपिनियन किसके ऊपर देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. हमारे पास ओपिनियन के दो ही ऑप्शन है ना. या तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, या हम बोलेंगे दे आर नॉट फ्री. याद आया क्या? तो कैन आई से इफ आई कंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये कंक्लूड करने के लिए क्या मेरे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए? ये मैं चेक कैसे करूंगा? डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगा ना यार. माय डॉक्यूमेंटेशन शुड रिप्रेजेंट कि मैंने ऑब्टेन किया है क्या सर? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एंड उसके बेसिस में क्या किया है? कंक्लूड किया है. लॉजिकल है कि नहीं है? हाँ या ना? पॉइंट नंबर 2 के अंदर फुल स्टॉप करके सेंटेंस कंटिन्यू कीजिए. पॉइंट नंबर 2 का सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो गया है, बट स्टिल एक सेंटेंस को ऐड कर दीजिए. एंगेजमेंट पार्टनर शुड एंश्योर दैट sufficient and appropriate audit evidences has been obtained to support sufficient and appropriate audit evidences has been obtained to support the conclusions reached and opinion issued in audit report. To support the conclusions reached and opinion issued in audit report. अब सोचो, आपने ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन में पता चलना चाहिए ना कि मॉडिफाइड क्यों दिया है. अगर आपको गलतियां मिलेगी तभी तो आप मॉडिफाइड दोगे ना यार. सो योर डॉक्यूमेंटेशन शुड शो दैट देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. इफ यू आर गिविंग अ क्लीन ओपिनियन तो डॉक्यूमेंटेशन ने सपोर्ट करना चाहिए दैट देयर आर नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. सो व्हाटएवर यू कंक्लूड, व्हाटएवर रिपोर्ट यू गिव, इट शुड बी सपोर्टेड बाय योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ये कौन इंश्योर करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर. इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ए एंड बी क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर सी. engagement partner is also responsible for undertaking appropriate consultation on difficult or contentious matters
For example, he may consider, for example, he may consider use of auditor's expert. For example, he may consider use of auditor's expert in case of certain pending litigations. Use of auditor's expert in case of certain pending litigations. बढ़िया लॉजिकल लगता है क्या? कंटेंशियस मैटर्स मतलब वो मैटर्स होते हैं जहां पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जहां पे एक सिंपल कंक्लूजन ड्रॉ करना आसान नहीं होगा. आपको लगता है यहां पर सर डाउटफुल सिचुएशन है, मे बी आपके पास में रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज नहीं है, कैन यू गो एंड हायर फॉर एन एक्सपर्ट ऑल्सो? यस. मतलब ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एंगेजमेंट पार्टनर का है. क्या आपको तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया क्या? नोट नंबर 5 में फर्स्ट 3 पॉइंट्स को वापस से रिवाइज कीजिए. नंबर 4 एंड 5 का दुनिया एकदम अलग है. जो आपको मैंने कल पढ़ाया था वही वाला है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट आएगा. और फर्स्ट 3 पॉइंट्स रिवाइज कीजिए. नोट नंबर 5. क्या रिवाइज करना है? नोट नंबर 5 के पहले 3 पॉइंट. क्या टाइम आ गया यार. आगे बढ़ू क्या? अगले जो 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी एंड ई, दे आर रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. दे आर रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. अब अगर बहुत स्पेसिफिक, ऑनेस्टली ये मैंने इंटरमीडिएट में नहीं देखा है क्वेश्चन, कोई पहली बार आया तो बात अलग है. जनरली क्वेश्चन एंगेजमेंट के परफॉर्मेंस पे आ सकता है. दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, वो रिपीट हो जाएगा. वो अगर आया तो आपको ऑब्वियसली 4-5 पॉइंट लिखने, पहले 3 लिखवा के दिए, 4th वन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के अराउंड ही होगा. बट अगर बहुत स्पेसिफिकली पूछ ले कि भाई एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या होता है, उनके साथ में क्या डिस्कशन होता है, कैसे हम कंक्लूजन तक आते हैं, अगर कंक्लूजन में डिफरेंस हुआ तो क्या करेंगे. मतलब दैट विल बी अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन पॉइंट नंबर डी एंड ई जो हम लिखने वाले हैं. कैन वी गेट स्टार्टेड? राइट डाउन पॉइंट नंबर डी. इन केस ऑफ listed companies, in case of listed companies or certain other engagements, or certain other engagements for which firm may determine, for which a firm may determine that a quality control review, for which firm may determine that a quality control review is required, that a quality control review is required, then for such engagements, then for such engagements, engagement partner should consider the following. Engagement partner should consider the following. सुनिए, लिस्टेड कंपनीज में ये अप्लाई होता ही है. उसके अलावा
किसी और एंगेजमेंट के लिए हमें अगर एज अ ऑडिट फर्म लगता है यहां पर रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है, दिस मे बी अ गवर्नमेंट ऑडिट, इट इज नॉट मे बी अ लिस्टेड कंपनी, बट स्टिल हमें लगता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू अलग से करवाना चाहिए, सीएजी वगैरह का डायरेक्शन हमको आ गया होगा, या सर हमने इंटरनली सोचा होगा कि एक प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हैं, बट यार इसका जो पेरेंट कंपनी है ना वो बहुत बड़ा लिस्टेड कंपनी है यूएस के अंदर, तो सर उनको बहुत सारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहेगा, तो हम चाहते हैं ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, बट इसके ऑडिट में भी हम क्या करना चाहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना चाहते हैं, जो कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। जनरली ये अप्लाई किसके लिए होता है, लिस्टेड कंपनीज के लिए, बट क्या ये अदर एंगेजमेंट्स के लिए भी हमें इंपॉर्टेंट लग सकता है? हां, तो उस केस में एंगेजमेंट पार्टनर ने कुछ चीजें ख्याल में रखनी चाहिए। देखो रियलिटी में बोलता हूं, अगर हमें लगता है ना इधर रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है, तो कंपनी का जो टीसीडब्ल्यूजी होता है, ऑडिट कमेटी, उनसे डिस्कशन होता है, एंड नॉर्मली ऑडिट कमेटी खुद ही रेकमेंड कर देगा कि भाई एक काम करो, हम मे भी लिस्टेड कंपनी नहीं रहेंगे बट एक लेट्स से बिगर पब्लिक कंपनी हो सकते हैं, हमें लगता है आपने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करना चाहिए, या तो तुम्हारे पास इंटरनली कोई सीनियर पार्टनर है उसको ऑन बोर्ड लेकर के आ जाओ, नहीं है तो एक्सटर्नली लेट्स लुक फॉर अ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इंटरनल हो हमेशा जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड खुद बोलता है ये बस एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, रात उल्टा बोलता हूं, ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए एक टीम भी हो सकता है, a team that will perform the review, but the team should be headed by a chartered accountant, the team should be headed by a, मतलब अल्टीमेटली ये जो मेन बंदा है ना वो कौन होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विद सीओपी एंड अ गुड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि इस इंडस्ट्री में ऑडिट कैसे होता है उसका बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर के वो ऑडिट क्वालिटी को और बेहतर बनाने में आपको हेल्प कर पाएगा। तो सर जनरली वी अप्लाई दिस इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। नाउ डू यू अंडरस्टैंड why listed company ka audits are generally with either big fours or other bigger mid-size firms, because they have multiple partners, they can actually fulfill this responsibility. In case of a smaller firm you will have very few partners, तो आप quality control reviewer कैसे अपॉइंट करोगे? Is that clear to you? तो सर क्या क्या इंश्योर किया जाएगा? राइट डाउन बुलेट पॉइंट नंबर 1, एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या क्या ध्यान रखना है। नंबर 1, determine that a quality control reviewer has been appointed. Number 1, determine that a quality control reviewer has been appointed. Determine that a quality control reviewer has been appointed. Bullet point number 2, engagement partner should discuss. Bullet point number 2, engagement partner should discuss all significant matters identified during the audit, should discuss all significant matters identified during the audit with the quality control reviewer. With the quality control reviewer. And number 3, bullet point number 3, engagement partner should not date. अरे डेट मतलब engagement partner should not put date on the auditor's report. Should not put date on the auditor's report until the completion of, ये कोई एज वेज का क्राइटेरिया नहीं है, until the completion of quality control review, until the completion of quality control review। एक घटिया सेंटेंस अगर आया, चेहरे पे एक्साइटमेंट देखो क्या आ जाता है, तो इस लेवल तक पहुंच गए हो ना तुम। हाँ, ये छोटी छोटी खुशियां ही है तुम्हारी। Spend 2 minutes, read all 3 points. जल्दी जल्दी से 3 पॉइंट पढ़ो। वाह 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 वाह, बच्चे का इंटरप्रिटेशन। सर आई थॉट एंगेजमेंट पार्टनर शुड नॉट डेट द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर।
तुम भी सोच सकते हो ऐसा भाई। तुम पढ़ो सेंटेंस। वैसे भी जो तुम चीजें पढ़ रहे हो कोई डेट करना चाहेगा नहीं तुमको। इतना बुरा चीजें पढ़ो तो इतना बोरिंग बोरिंग लाइफ है तुम्हारा यार। चलो पढ़ो, 2 मिनट टाइम इन्वेस्ट करो। चलो रीड दीज 3 पॉइंट्स। ऑफ करने का, ऑन करने का। मेरे को अभी तुमसे एक डाउट है, आगे इंडिपेंडेंस आने वाला है। आई विल हैव डाउट्स, आई विल आस्क यू, डोंट वरी। तुम भी मेरे को अच्छा से गाइडेंस दे सकते हो। चलो चलो, सिंपल चीज है सर। अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एप्लीकेबल है तो एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना चाहिए कि भाई उस एंगेजमेंट के लिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बराबर से अपॉइंट किया गया है। प्लीज ये मत समझना कि एंगेजमेंट पार्टनर विल अपॉइंट द रिव्यूअर। द अपॉइंटमेंट विल बी by the TCWG, that is audit committee. I'm telling you, it is not given in the standard. I'm telling you the practical relevance. It is generally appointed with the recommendation of committee. Engagement partner recommendation देता है कि हमारे फर्म में सीनियर पार्टनर्स ये हैं, इनमें से हमें नहीं लगता किसी का भी कोई इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, हम इनको रेकमेंड करेंगे। फिर अगर TCWG कंफर्म करता है तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। बट सर इंपॉर्टेंट ये है, एंगेजमेंट पार्टनर ने उनके साइड से इंश्योर करना चाहिए जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो उन्हें ऑडिट के दौरान मिले हैं वो डिस्कस होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ में, ताकि उन्हें अवेयरनेस रहे कि एग्जैक्टली ऑडिट में प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक क्या क्या सिग्निफिकेंट चीजों को आइडेंटिफाई किया गया है। एंड इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने अपना ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट नहीं करना चाहिए जब तक उनका रिव्यू कंप्लीट नहीं होता है। मतलब सुनो, ये रिव्यू ऑडिट के पहले कंप्लीट होगा, फिर ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाएगा और फिर रिपोर्ट दिया जाएगा। एक और रिव्यू होता है बच्चों, वो आईसीएआई करवाता है थ्रू अ पीयर रिव्यू बोर्ड। क्या बोलते हैं उसको? पीयर रिव्यू बाय आईसीएआई। वो होता है ऑडिट होने के बाद में, वो होता है ऑडिट होने के बाद में। ये इंटरनली एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑडिट का ही पार्ट है। मतलब ये प्रोसेस खत्म होगा, इसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट बना के दिया जाएगा। कंफ्यूज मत होना, ये आईसीएआई का पीयर रिव्यू नहीं है, ये इंटरनल कंट्रोल जैसे हमने क्वालिटी रिव्यू बना दिया है, जिसकी वजह से हमारा ऑडिट का क्वालिटी और बेहतर हो सकता है। एक्सटर्नल रिव्यू आईसीआई करवाएगा थ्रू अ पीयर रिव्यू बोर्ड। इज दैट क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर ई। आपने ए बी सी डी 4 पॉइंट लिख दिए हैं। 4th पॉइंट के अंदर 3 बुलेट पॉइंट से दे आर डन। राइट, राइट डाउन पॉइंट नंबर ई। इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, if there is a difference of opinion, if there is a difference of opinion between engagement partner and quality control reviewer, between engagement partner and quality control reviewer, or within the engagement team, or within the engagement team, or with those consulted by the auditor, or with those consulted by the auditor, then they should follow, they मतलब engagement team, then they should follow firm's policies and procedures. They should follow firm's policies and procedures to resolve such differences of opinion. To resolve such differences of opinion.
टू रिजॉल्व सच डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। ये पैराग्राफ पढ़िए, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। दिस कैन बिकम अ एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट। दिस पॉइंट नंबर ई इज इंपॉर्टेंट, रीड केयरफुली। मतलब देर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर एंड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, या टीम मेंबर्स के अंदर भी इनकंसिस्टेंसी हो सकता है कि भाई इस मैटर में हमने मॉडिफिकेशन के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, या सर हो सकता है हमने किसी कंसल्ट वगैरह से एक्सपर्ट किया होगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और रहेगा, हमारा इंटरप्रिटेशन कुछ और। किसी भी तरीके का अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बात समझिए, ऑडिटर एक ही है, रिपोर्ट एक ही आएगा, मतलब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए जो आपके फर्म के पॉलिसीज है, एज अ ऑडिट फर्म नॉर्मली आप लोग क्या स्टैंड लेते हो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ऑलवेज गो अहेड विद दैट डिसीजन एंड ट्राई टू कंक्लूड द डिफरेंसेस। यू कैन नॉट टेक दिस डिफरेंसेस अहेड, और आपने ऐसा अलग अलग ओपिनियन देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपका ओपिनियन, आपका कंक्लूजन एक ही होना चाहिए। इज engagement performance clear to you? This note number 5 was very very important. हर एक चीज समझना चाहिए। एक काम करना, जो लास्ट दो पॉइंट लिखे हैं आपने, पॉइंट नंबर डी एंड ई, अरे लास्ट दो पॉइंट जो आपने लिखे हैं डी एंड ई, उन दोनों को मार्क करके लिख दो, रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, दे आर रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये पता होना चाहिए, दे आर स्पेसिफिकली ओनली एंड ओनली फॉर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। सो इन दोनों पॉइंट पे भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? अब आखिरी पॉइंट बाकी है फॉर्मेलिटी के लिए। ऑनेस्टली 220 वैसे खत्म हो गया है। द लास्ट नोट इज कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। देखो आपस से नोटिस करो शांति से, 220 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? आई नो तुम्हें पता चल चुका है, फिर भी सुन लीजिए। 220 का एक ही ऑब्जेक्टिव था, हम चाहते हैं ऐसे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाएं कि हमारा हर ऑडिट एंगेजमेंट शुड कंप्लाई विथ ऑल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। और हमारा रिपोर्ट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, मतलब हमारा रिपोर्ट खराब नहीं होना चाहिए, गलत ओपिनियन नहीं होना चाहिए। सर कैन आई से इसके लिए हमने मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है? एंगेजमेंट पार्टनर को। सर आप एज अ लीडर इंश्योर करें पूरे एंगेजमेंट के लिए क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनाओ, सही टीम मेंबर्स को सेलेक्ट करके असाइन करो, टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट एंड एथिकल है कि नहीं है यह चेक करो, उन्हें बराबर से डायरेक्शन दो, गाइडेंस दो, उनके डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करो, जिधर रिक्वायर्ड है एक्सपर्ट के काम को यूज करो, एंड इफ इट इज एप्लीकेबल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करवाओ। क्या ना इसे सब कुछ मर्ज करके एक मस्त 5-6 पॉइंट में भी क्लोज हो सकता है। ये आपको अलग अलग नोट लिखवाने के पीछे ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आईसीआई इधर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, समझा क्या? वरना ऐसा मैं कभी लिखाता ही नहीं। मस्त 6 पॉइंट लिखा था मेरे हिसाब से और ऐसे 220 उड़ा देता। लास्ट बैच तक वही करता था, नहीं उसके लास्ट तक, हाँ मैं कभी तो करता था ऐसा, बिकॉज तब तक इतना डिटेल में 220 इंटरमीडिएट में मुझे उम्मीद नहीं था आ जाएगा। आई एम ग्लैड आ गया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। कैन वी गो टू द लास्ट वन? जाइए, नोट नंबर 6, मॉनिटरिंग। टाइम पास है एकदम। नोट नंबर 6, मॉनिटरिंग। सुनो, ये जो आपका नोट नंबर 1 से लेके 5 तक, कहना इसे सब कुछ क्या था? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, यस और नो? तो सर इन्होंने क्या बोला है? एज अ एंगेजमेंट पार्टनर सारे नोट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, मतलब सही टीम को असाइन करना, उनका इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट चेक करना, A&C एनालिसिस करना, एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस बराबर से होना, ये सब किसने इंश्योर किया है? एंगेजमेंट पार्टनर ने। तो सर एंगेजमेंट पार्टनर ने लास्ट में ये मॉनिटर भी करना चाहिए
कि ये सब बराबर से हुआ है क्या। क्या करना चाहिए, मॉनिटर भी करना चाहिए कि ऊपर जो जो चीजें थी वो सब बराबर से हुई है क्या। मतलब बेसिकली जो हमने कंट्रोल लगाए थे कि ऊपर वाले नोट में जो जो बोला सब होना चाहिए, क्या वो कंट्रोल ढंग से काम कर रहे थे क्या। मतलब अब आप इस लेवल पे आ गए हो कि आप ऑडिट फर्म के इंटरनल कंट्रोल का बात कर रहे हो। वापस से, बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल होता ही है। अब अज्यूम कर लो ऑडिट भी एक बिजनेस है, तो ऑडिट के बिजनेस को ओन करने वाला मतलब एंगेजमेंट पार्टनर, उसको भी क्या लगाना पड़ेगा, कंट्रोल लगाना पड़ेगा। वो कंट्रोल लगा रहा है कि ऑडिट बराबर से होना चाहिए, तो तुमने जो कंट्रोल लगाए हैं कि ऑडिट बराबर से होना चाहिए, वो कंट्रोल को चेक भी तो करना पड़ेगा। इट्स लाइक अ कंप्लायंस प्रोसीजर फॉर ऑडिटर, नॉट कंप्लायंस प्रोसीजर बाय ऑडिटर, इट इज See, assume audit is a business for you. You would want ये बिजनेस बराबर से होना चाहिए, तो तुमने अपने बिजनेस के लिए क्या लगाया, कंट्रोल लगाया। ये जो सारे नोट है ना, A&C एनालिसिस करना कंट्रोल है, डॉक्यूमेंटेशन बराबर से मेंटेन करना कंट्रोल है, डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करना कंट्रोल है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट चेक करना क्या है, कंट्रोल है। ये सारे के सारे कंट्रोल कौन लगा रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर। कौन लगा रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर। कंट्रोल लगाना ही सफिशिएंट नहीं है, ढंग से काम भी करना चाहिए। तो तुमने देखना भी है, इज दिस कंट्रोल वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। दैट स्टेप इज कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। राइट डाउन नोट नंबर 6, मॉनिटरिंग के अंदर पॉइंट नंबर 1। बहुत सिंपल है ये। एंगेजमेंट पार्टनर should evaluate whether an effective system of quality control including monitoring process is designed and implemented to achieve the objective of SA 220. Designed and implemented to achieve the objective of SA 220. ऑब्जेक्टिव क्या है वो तो पॉइंट नंबर 1 में पढ़ चुके हो आप। हमारा ऑडिट बराबर से होना चाहिए, रिपोर्ट क्या होना चाहिए, मतलब सुनिए, हमने देखना है क्या तुम्हारे पूरे फर्म में एक अच्छा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। उस सिस्टम में मॉनिटरिंग वाला स्टेप भी आना चाहिए। कौन सा स्टेप आना चाहिए, मॉनिटरिंग। मतलब आपने बोला ये प्रोसेस है, हमने ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, तो आपने ये भी देखना चाहिए क्या ये प्रोसेस फॉलो होता है क्या। देखो, एक होता है कंट्रोल को डिजाइन करना, एक होता है कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना, एंड तीसरा होता है मॉनिटर करना। देयर आर 3 स्टेप्स। वन इज कॉल्ड एज डिजाइन, सेकेंड इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंट, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। हर कंट्रोल में ये 3 स्टेप हमेशा आते हैं। तो सर कंट्रोल का डिजाइन बराबर होना चाहिए, ये हम पहले चेक करते हैं, क्योंकि इस बार तो कंट्रोल लगाने वाला ऑडिट फर्म का पार्टनर खुद ही है। वो खुद ही इंश्योर कर रहा है कि मेरे फर्म में कैसे काम होना चाहिए। कहना इसे वो ही इंश्योर करेगा कि चीजें इंप्लीमेंट भी होनी चाहिए, तो सर उसने ये भी तो इंश्योर करना चाहिए चीजें मॉनिटर भी होनी चाहिए। सर इसमें एक रिस्क है, आपको जानना है तो 2 मिनट के लिए सुनिएगा। इमेजिन अ सिचुएशन, EY पुणे, देयर आर 5 पार्टनर्स। उन 5 पार्टनर ने मिलकर के हमारे फर्म में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए डिसाइड किया, मतलब कंट्रोल लगाया, डिजाइन उन्होंने किया। अब 5 के 5 पार्टनर ही पूरे एंगेजमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो कंट्रोल फॉलो होते हैं। ये इंश्योर कौन करता है, पार्टनर ही इंश्योर करता है। इट लुक्स लाइक डिजाइन करने वाला इंसान भी सेम है, इंप्लीमेंट करने वाला इंसान भी सेम है। अगर मॉनिटरिंग भी वो खुद करेगा, डोंट यू थिंक वो खुद ही अपने कंट्रोल को ओवरराइड करेगा। कंट्रोल का कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। मेकर चेकर कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, अरे थोड़ा समझ में आएगा। सो सर आई डिजाइन द क्वालिटी कंट्रोल, आई इंप्लीमेंट द क्वालिटी कंट्रोल, तो मॉनिटरिंग किसी और ने करना चाहिए ना। इसीलिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज हॉट रिव्यू। एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जहां पर EY ग्लोबल एक टीम को अपॉइंट करेगा। सुनना, नॉट EY पुणे, EY ग्लोबल एक टीम को अपॉइंट करेगा। वो कंट्रीज सेलेक्ट करेंगे। अब लेट्स से इंडिया के अंदर
there are multiple firms. We have a Pune office, we have a Bombay office, we have Gurgaon office, Hyderabad office, Calcutta office. Let's say उन्होंने इनमें से पुणे ऑफिस को पिक किया. अब पुणे ऑफिस में 5 पार्टनर के पास में 100 क्लाइंट्स हैं. इसमें से कौन कौन से क्लाइंट्स को हमको रिव्यू करना है? मतलब जैसे आईसीआई का पीयर रिव्यू होता है, वैसे ईवाई खुद का इंटरनल रिव्यू भी करवाता है. मतलब 3 रिव्यू हो गए. अब ज्यादा हो गया सर थोड़ा सा. पहला हो गया आईसीआई का पीयर रिव्यू, वो एकदम अलग है. उसके लिए पीयर रिव्यूअर कौन आएगा? आईसीआई का बंदा आएगा. द बोर्ड इज कॉल्ड एज पीयर रिव्यू बोर्ड. दूसरा, हर ऑडिट एंगेजमेंट जो लिस्टेड कंपनी का है उसके लिए एक इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है. दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. बट ये एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए है. ये एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए है. अब तीसरा रिव्यू जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एज अ ईवाई हम करवा रहे हैं कि हम एज अ ईवाई, चाहे हम पूना से काम करें, बॉम्बे से काम करें, हमारा ऑडिट क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए. तो हम सैंपल बेसिस पे पूना को सेलेक्ट किए. पूना में 100 क्लाइंट में से कोई भी 5 क्लाइंट को सेलेक्ट किया. नॉर्मली हर पार्टनर के अंदर एक एक जो बड़ा लिस्टेड कंपनी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्लायंस लिस्टेड कंपनी में होता है, सबसे ज्यादा रिस्क किधर होता है? लिस्टेड कंपनी में होता है. और उधर जाकर के इंटरोगेशन करेंगे. मतलब अ ग्लोबल टीम मेंबर विल कम टू पुणे एंड इंटरोगेट द पुणे पार्टनर एंड द टीम मेंबर्स. आपने ये ऑडिट ऐसे ही क्यों किया? डॉक्यूमेंटेशन इतना ही क्यों किया? सैंपलिंग ऐसे ही क्यों लगाया? मतलब देयर इज अ इंटरनल peer review within the firms also. तब होगा ना मॉनिटरिंग. तभी जाके तो मॉनिटरिंग होगा. वरना पता चलेगा हम ही कंट्रोल बनाएंगे, हम ही उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे और हम ही मॉनिटर कर लेंगे, सब बढ़िया है. Did you understand what I just said? So I explained you in reality what the process is. This is possible only in case of bigger firms who have a global presence. इन स्मॉलर फर्म्स जो पार्टनर है वो खुद ही क्या कर लेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं होता है. कैन वी गेट स्टार्टेड? कंटिन्यू करें क्या? चलो आ जाओ. मॉनिटरिंग के अंदर पॉइंट नंबर 1 पढ़ के देखो जरा, समझता है क्या. एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए किसका? क्वालिटी कंट्रोल का, जिसके अंदर मॉनिटरिंग भी होना चाहिए, ताकि हम क्या अचीव कर सकते हैं? जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था. अरे ऑडिट में एक ही ऑब्जेक्टिव है, ओपिनियन सही जाना चाहिए. यस और नो? उसको अचीव करने के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल लगाया है उसमें मॉनिटरिंग भी ऐड कर दो. मतलब जो जो काम हो रहा है उसे चेक भी करते जाओ. एग्जांपल, तुमने बोला डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. तो सैंपलिंग के बेसिस पे चेक करो हमारे हर क्लाइंट के लिए हमने 30 दिन में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया कि नहीं किया है. मॉनिटरिंग मतलब चेक करना. ओके, राइट डाउन पॉइंट नंबर बी. Engagement partner should document. Point number B. Engagement partner should document the following matters. Should document the following matters regarding each audit engagement. Regarding each audit engagement. बच्चों मॉनिटरिंग के लिए पहला पॉइंट ही था. ये सेकंड पॉइंट एक जनरल डॉक्यूमेंटेशन है, समझना मेरा बात. पर लिखा किसके अंडर है? मॉनिटरिंग के अंडर लिखा है. बट एक्चुअली मॉनिटरिंग के लिए एक ही सेंटेंस था जो पहला पॉइंट लिखा दिया आपको मैंने. इसीलिए यहां पर मुझे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी लगता ही नहीं है, बिकॉज मॉनिटरिंग का मतलब तो सिंपल था. ये मॉनिटरिंग मतलब चेकिंग होना चाहिए कि हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल्स है जो काम करते हैं या नहीं करते. ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट करने के लिए बोल रहा है. सुनिए, नोट नंबर 1 to 5 में जो जो किया है उसका आउटकम डॉक्यूमेंट करो. नोट नंबर 1 to 5 में जो जो किया है उसका आउटकम डॉक्यूमेंट करो. इस एंगेजमेंट के लिए टीम मेंबर्स कौन कौन है? डॉक्यूमेंट करो. इस एंगेजमेंट में कौन से टीम मेंबर के ऊपर इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आया है? डॉक्यूमेंट करो. कॉन्फ्लिक्ट आया, हमने क्या किया? डॉक्यूमेंट करो. एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस एनालिसिस लगाया, उसका आउटकम क्या आया? डॉक्यूमेंट करो. थर्ड पार्टी एक्सपर्ट को हायर किया, उसका डिसीजन क्या आया? मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन फ्रॉम नोट नंबर 1 to 5. डॉक्यूमेंटेशन इज द लास्ट थिंग. जो जो आप करते हैं उसका क्या करते हैं? समराइजेशन करते हैं इन योर वर्क पेपर्स. दैट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंटेशन. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? बुलेट पॉइंट नंबर 1, एक 2-3 एग्जांपल लिखवा देता हूं. इश्यूज आइडेंटिफाइड. Issues identified regarding compliance with ethical requirements.
issues identified regarding compliance with ethical requirements. Regarding compliance with ethical requirements. Bullet point number 2. Conclusions reached. Bullet point number 2. Conclusions reached regarding A and C analysis. A and C मतलब acceptance and continuance analysis. Bullet point number 3. Nature, scope, and conclusions. Nature, scope, and conclusions drawn by undertaking consultation. By undertaking consultation, that is using the work of expert. By undertaking consultation, that is using the work of expert during the audit. During the audit. मतलब आप अगर पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपके जो ऊपर के नोट्स हैं उनमें से कुछ जो कंक्लूजन्स हैं उन्हें आप क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. इज दैट क्लियर टू यू? एक बुलेट पॉइंट और लिख दो लास्ट. चलो तुम भी याद रखोगे. ये एथिकल रिक्वायरमेंट का इश्यूज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स. बुलेट पॉइंट नंबर 4. इश्यूज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स इफ एनी. मतलब हर बार कोई इशू मिलेगा जरूरी नहीं है. क्रिएट करने के लिए मत जाना फालतू में. इफ एनी. इज दैट क्लियर टू यू? दिस मार्क्स द एंड ऑफ SA 220. आपको हर एक चीज क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड अच्छे से बताया है. मेरे को लगता है इस ऐसे पे बढ़िया क्वेश्चन इंटर में आ सकता है. दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अभी गुड. 3 चीज याद रखना. ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 220 जो पॉइंट नंबर 1 में लिखवाया था. दिस ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Objective of SA 220 is very very important. Note number 3, that is ANC analysis. उसमें क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो is very very important. And then number 5, that is engagement performance के दौरान क्या क्या चीजें एंगेजमेंट पार्टनर ने ख्याल में रखनी चाहिए, वो चीज जरूर आ सकता है. नोट 5 के अंदर भी इंटरनली 4 and 5 जो आखिरी 2 पॉइंट लिखाए थे ऑन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ 220. नोट नंबर 3 ANC एनालिसिस जो आज लिखाया. नोट नंबर 5 एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. नोट 5 में भी 4 and 5, दैट इज वेयर यू हैव क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. इज दैट क्लियर टू यू? दिस मार्क्स द एंड ऑफ SA 220.